जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन ए प्लेन, उसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है, उनको हम देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रखा है कि जो दी गई फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें से कौन सी क्वांटिटीज है जो वेक्टर है और कौन सी है वो स्केलर है। हमने अपनी प्रीवियस क्लासों में अच्छे से पढ़ा है कि वेक्टर और स्केलर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है उसमें अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, यानी कि सदिश बोलते हैं। अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर सिर्फ हम अपने पास मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, यानी कि अदिश बोलते हैं। आयतन है वो क्या होता है, देखिए, जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस कवर करता है। अगर उसको हम 2 डायमेंशन के अंदर बात करते हैं तो उसको हम एरिया से डिफाइन करते हैं। अगर हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो उसको एरिया को हम किससे डिफाइन करते हैं, उसको वॉल्यूम की फॉर्म में लेते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना क्षेत्र है वो अपने आसपास ऑक्यूपाई करता है। अगर वो 2 डायमेंशन में है अपना ऑब्जेक्ट तो अपने उसको एरिया से डिफाइन करेंगे, और अपना जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशन में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये क्यूब हो गया या कोई भी क्वांटिटी हो गई, ठीक है, जैसे आपका एप्पल हो गया, वो एरिया 3 डायमेंशन में कवर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम वॉल्यूम से कवर करेंगे, यानी आयतन से। क्या इसमें अपना कोई डायरेक्शन होती है? आयतन में किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होती। इस कारण से हमारा जो आयतन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में बात करते हैं द्रव्यमान की। क्या द्रव्यमान में कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती। इसी कारण से अपना द्रव्यमान है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, एक बड़ी मजेदार चीज है, देखिए, द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं। मास है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। परंतु अपना जो वेट यानी कि जो भार है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका भार किसकी वजह से आता है, हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से आता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो होती है mg के बराबर। और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। तो अपना जो वेट होता है यानी कि जो भार होता है उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से जो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जो वेट की जब भी आप बात करोगे वो अपना एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। परंतु हम जब मास की यानी कि द्रव्यमान की बात करेंगे वो किसके बराबर होगा? अपना स्केलर के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है चाल। देखिए, हमने जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन 1 डायमेंशन उसमें हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन है अपने 2 क्वांटिटीज में डिफाइन करते हैं। एक तो होता है अपना स्पीड, ठीक है, जिसको अपने चाल बोलते हैं, और सेकंड कौन सा होता है? अपना वेलोसिटी, यानी कि वेग। स्पीड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो ये होता है जो अपना डिस्टेंस बाय टाइम के, ठीक है। तो अपना डिस्टेंस है वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इस कारण से अपने जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी कि अपनी जो चाल है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। परंतु अपना जो वेलोसिटी वो किससे मिलकर बना होता है? वो ये बना होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपना वेलोसिटी यानी कि जो वेग है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो वेग है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद में आपका एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण किसके बराबर होता है? देखिए, एक्सीलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। पर यूनिट टाइम के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वही तो होता है एक्सीलरेशन। तो अपना जो एक्सीलरेशन है, क्योंकि देखो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस कारण से अपना जो एक्सीलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। घनत्व, घनत्व क्या होता है? इसको आप देखिए, अगर इसमें घनत्व है जब हम पढ़ेंगे ये तो 3-4 प्रकार के घनत्व होते हैं। देखिए, एक तो जो कोई भी एक वायर है, एक पतला वायर है, उसका जो घनत्व है वो किससे दिखाते हैं? वो अपने दिखाते हैं लीनियर डेंसिटी से, ठीक है। अगर अपने किसी एरिया है, एरिया के ऊपर अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो उसको अपने किससे डिनोट करते हैं? उसको हम सरफेस डेंसिटी से डिनोट करेंगे। अगर हम किसी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पर जो डेंसिटी अपनी आएगी उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी से। तो अपना डेंसिटी है वो किसके बराबर होता है? किसी एकांक एरिया के अंदर जो द्रव्यमान निहित होता है उसको हम एरिया डेंसिटी बोलते हैं। किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपना वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। किसी एकांक लंबाई में यानी यूनिट लेंथ के अंदर जो मास होता है, जो ये जैसे ये यूनिट लेंथ है उसके अंदर जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि ये एक पतला तार है, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर के अंदर अगर द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है, और आपसे पूछ लिया जाए कि उसका यूनिट से जो उसकी लेंथ है यानी कि 1 सेंटीमीटर है उसके अंदर कितना मास होगा, तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे? अगर 10 सेंटीमीटर के अंदर उसका जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है, ठीक है, तो यूनिट में कितना आ जाएगा? वो 100/10, ठीक है। तो ये डेंसिटी आ गई। किसके बराबर आती है डेंसिटी? तो जो अपना मास बाई जो एरिया है या लेंथ है या वॉल्यूम है उसके बराबर। क्या इसमें किसी भी तरह की डायरेक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने मास की ही बात करते हैं। जो डेंसिटी है, डेंसिटी में क्या होता है? मास बाई आपका चाहे लेंथ है, चाहे एरिया है, चाहे वॉल्यूम है, तीनों में से कोई भी हो। देखो, मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ आपको। देखिए, जो घनत्व है वो 3 प्रकार के होते हैं, आपका आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने। देखिए, एक तो लीनियर होता है यानी रेखीय, दूसरा अपना सरफेस,
ठीक है। तीसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है उसमें हम क्या मास के अंदर वॉल्यूम का डिवाइड करते हैं। जो सरफेस होगा उसमें हम मास के अंदर किसी एरिया का जो एरिया से डिवाइड करेंगे। अगर जब आप रेखीय की बात करेंगे, लीनियर की बात करेंगे तो उसमें हम जो अपना मास होगा उसमें हम उसकी जो लेंथ है, लेंथ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तीन तरह के आपके डेंसिटी आती है। तो यहाँ पर डेंसिटी में अपने मास लेते हैं, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। लेंथ है, लंबाई है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या उसमें डायरेक्शन नहीं है। तो आपका जो डेंसिटी आएगा, चाहे आप लीनियर डेंसिटी की बात करो, चाहे आप वॉल्यूम डेंसिटी की बात करो, चाहे आप सरफेस डेंसिटी की बात करो, सारी की सारी स्केलर ही आएगी। याद रह जाएगा। मोल संख्या, मोल संख्या है, इसको अपने आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो मोल संख्या वो नंबर ऑफ एटम्स को ही तो शो कर रही है, तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती इसमें। कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती क्या होती है, इसको अपने फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होती है, 1/t के बराबर होती है। टी क्या है, आवर्तकाल होता है, यानी कि कितने समय के अंदर हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में एक सर्कल है वो पूरा कर रहा है। तो अपना जो कोणीय आवर्ती है वो भी एक क्या स्केलर क्वांटिटी है। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को ही विस्थापन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपना वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। कोणीय वेग, कोणीय वेग को किससे डिनोट करते हो आप, ओमेगा से डिनोट करते हो। डायरेक्शन कौन सी होती है, अपनों ने सर्कुलर मोशन जब पढ़ा था उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है। अगर रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा अपना, उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपना एंगुलर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही रहेगी। ठीक, तो अपना एंगुलर वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें ये चार तो अपना वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी स्केलर हो जाएगी अपना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि जो दी गई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से अपने को कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी है वो ढूंढनी है। सबसे पहले बात करते हैं अपने फोर्स के बारे में। तो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन के बारे में के बराबर। अपना जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अपना जो मास है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे अपना 2 है, 5 है, 8 है, किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर दें, अपने पास में जो फाइनल आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो अपना जो फोर्स है वो एक अपना वेक्टर है। इसके बाद है अपना कोणीय संवेग। कोणीय संवेग है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। कोणीय संवेग है वो किसके बराबर होता है, mvr के बराबर होता है। ठीक है, जिसको आप r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर से डिनोट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कोई भी दो वेक्टर है उसको हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास फाइनली है वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो अपना कोणीय संवेग है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, रेखीय संवेग वो किसके बराबर होता है, रेखीय संवेग बराबर होता है अपना p वेक्टर है वो बराबर होता है mv वेक्टर के बराबर। मास है वो अपना स्केलर है, परंतु वेलोसिटी है वो तो अपना वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपना जो रेखीय संवेग है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, वो किसके बराबर होता है, वो होता है फोर्स बाई चार्ज के। तो अपना फोर्स है फिर से वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। औसत वेग क्या होता है, जो औसत वेग होता है वो अपना किसके बराबर होता है, वी एवरेज। अपनों ने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो अपना ले रहे हैं वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो अपना वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वजह से अपना औसत वेग है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा जाएगा। अपना चुंबकीय घूर्ण और आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग को क्या बोलते हो, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में तो सब चीजें चलती ही वेक्टर से। ठीक है, बिना वेक्टर के तो काम ही नहीं होता है अपना। तो आपेक्षिक वेग है वो भी अपना क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण। देखो दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण उसके बारे में हम 12th क्लास के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। थोड़ा बहुत आपने अपनी प्रीवियस क्लास में चुंबकीय आघूर्ण के बारे में सुना होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में सुना होगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके बारे में डिटेल के अंदर मैं आपको वहाँ फॉर्मुलेशन के साथ इसको डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपना कार्य और धारा के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट है अपना वर्क यानी कि कार्य। देखिए वर्क और कार्य क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम अगर एफ फोर्स लगा रहे हैं तो उसके जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर एक रिलेशन शो करता है अपना वर्क है जो। ठीक है, और वो रिलेशन किसके बराबर होता है, रिलेशन देखिए अपना बराबर होता है, जो अपना वर्क होता है वो बराबर होता है फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है एफ वेक्टर डॉट टी वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर डॉट क्यों शो कर रहे हैं अपने, क्योंकि अपने बल की दिशा के अंदर विस्थापन देख रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट अपनों ने क्यों नहीं लिया, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिए कि जो अपना कार्य होता है या वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है, आपका जो 5th चैप्टर आएगा उसमें हम बड़े ही मजे से इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। देखिए इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर अपना डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। उसके बाद भी जो अपना इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो विद्युत धारा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी क्वांटिटी है उसको वेक्टर होने के लिए दो शर्तें पालन होना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें होना चाहिए, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होनी चाहिए। सेकंड होना चाहिए कि जो वेक्टर है, वेक्टर के जो लो है वो फुल होने चाहिए। जैसे वेक्टर का एडिशन लो है, उसका क्रम विनिमयता का नियम है, वो सारे अगर पालन होता होगा तो ही अपनी जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो विद्युत धारा है वो एक जो वेक्टर का एडिशन लो है उसको फॉलो नहीं करती। देखिए अपना जैसे अपनों ने पढ़ा है कि कोई एक बल है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक दूसरा बल है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 और F2, तो जो रिजल्टेंट जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, F नेट है जो। क्या ऐसा करंट के लिए पॉसिबल है? देखिए करंट के लिए क्या होता है कि आपकी जो विद्युत धारा I1 मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, आपका I2 है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई वायर ही नहीं है। तो इस कारण से क्या है कि जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर के जो एडिशन लो है या वेक्टर के जो लो है वो फॉलो नहीं करते। इस कारण से जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलते अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि जो दी गई जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें से हमें जो एक वेक्टर क्वांटिटीज है उसको अपने ढूंढना है। सबसे पहले बात करते हैं ताप के बारे में। तो देखिए ताप होता है यानी कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि किसी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स डायरेक्शन क्या है, वो फिक्स डायरेक्शन अपने पास में नहीं होती। इस वजह से जो ताप है या टेम्परेचर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड अपना जो दाब है वो किसके बराबर होता है? दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर किसके बराबर होता है? पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स और जो एरिया के अंदर जो रिलेशन होता है वही अपने को जो दाब है यानी प्रेशर वो शो करता है। तो प्रेशर वो किसके बराबर होता है? फोर्स बाई एरिया के। देखिए एक चीज आपके मन में कंफ्यूजन आ सकती है कि जो फोर्स है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अपना जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर वो भी वेक्टर होना चाहिए। पर यहाँ पर हमेशा याद रखिए जो फोर्स है ना उसको अपने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेते हैं, यानी कि किसी भी पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स है वो कितना लग रहा है बस उसी से अपने को मतलब है। कौन सी डायरेक्शन से लग रहा है उससे अपने मतलब नहीं है। चाहे 10 न्यूटन है वो आपका इस डायरेक्शन से लगे, चाहे 10 न्यूटन आपका इस डायरेक्शन से लगे या किसी भी डायरेक्शन से लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को सिर्फ फर्क पड़ता है कि कितना है फोर्स लग रहा है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है और कितने यूनिट एरिया के ऊपर लग रहा है। वो यूनिट एरिया इतना है यानी 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अपना जो दाब है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड है अपना जो समय यानी कि टाइम है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। शक्ति, शक्ति किसके बराबर होती है? पावर, वो कितना होता है? W/T। W क्या है? अपना वर्क है, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम है स्केलर क्वांटिटी है, तो अपना जो शक्ति है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। पूरी पथ की लंबाई, पूरी पथ की लंबाई अपने को किस के द्वारा दिखाते हैं? अपने दिखाते हैं डिस्टेंस के द्वारा। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी है वो तो स्केलर क्वांटिटी होगा। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? देखिए एनर्जी है वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता ना उसमें, तो अपना एनर्जी वो भी स्केलर क्वांटिटी है। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव को आप जो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जो ग्रेविटेशनल जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गुरुत्वीय विभव, इसमें ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। होता क्या है? अपना इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लेकर आते हैं, जो किया जाने वाला जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या किसकी फॉर्म के अंदर स्टोर होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या जो गुरुत्वीय विभव है ना, तो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है वो अपना क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चाहे अपना गुरुत्वीय विभव है चाहे अपना जो विद्युत विभव है, वो दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अपना है घर्षण गुणांक। देखिए घर्षण गुणांक को अपने न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है उसके बाद में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, 1 या 2 चैप्टर के बाद में। तो घर्षण गुणांक का वो होता क्या है? इसको न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आपका जो आवेश है, आवेश को भी 12th का फर्स्ट चैप्टर उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। आवेश है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, बात करते हैं आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग को इंपल्स भी बोलते हैं। होता क्या है आवेग? देखिए आपने कभी भी किसी सरफेस के ऊपर जब हथौड़े से चोट करते हो तो एकदम से जो कि उसी पर यूनिट टाइम के अंदर एकदम से जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को ही हम आवेग की फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो आवेग के अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसी वजह से जो आवेग होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखिएगा आवेग है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से कौन से कथन है जो अर्थफुल है यानी कि मीनिंगफुल है और मीनिंगलेस कौन से हम अपने को डिफाइन करने हैं। देखिए दो, सबसे पहला अपने पास में दो अदिशों को जोड़ना। देखिए कोई भी दो अदिश मान लीजिए ए और बी, ये ए और बी दो अदिश है, क्या हम उनको आराम से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। परंतु क्या हो कि ए है वो तो आपका द्रव्यमान है यानी कि मास है, और बी है वो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। तो क्या आपको अगर दे रखा हो कि 5 केजी आलू है, उसके अंदर आप जोड़ दीजिए 2 लीटर पानी, तो जो फाइनल आपके पास में आएगा वो क्या होगा? दोनों ही अदिश राशियां।
तो क्या दोनों अदिश राशियों को आप जोड़कर जो अपने पास रिजल्ट आ रहा है, क्या वो एक मीनिंगफुल राशि है? नहीं है, नहीं है ना। कोई भी दो अदिशों को जोड़ने पर हमेशा एक मीनिंगफुल संख्या या मीनिंगफुल क्वांटिटी तभी आती है जब अपने जो दो अदिश राशियां ले रहे हैं वो दोनों अदिश राशियां एक ही तरह की प्रॉपर्टी की हो। जैसे हम द्रव्यमान में द्रव्यमान को जोड़ रहे हैं, आप वॉल्यूम यानी कि जो आप वॉल्यूम में वॉल्यूम को जोड़ रहे हो, आप लंबाई में लंबाई को जोड़ रहे हो, तो उनका कोई मतलब है। अगर आप द्रव्यमान में वॉल्यूम जोड़ रहे हो, आप द्रव्यमान के अंदर लंबाई को जोड़ रहे हो, दोनों अदिश राशियां ही हैं, पर वो दोनों आपस में जुड़कर जो रिजल्ट आएगा वो एक मीनिंगलेस क्वांटिटी है। ठीक है। इसी प्रकार से दो सदिशों को जोड़ना, दो सदिश मान लेते हैं ए वेक्टर, उसमें हम बी वेक्टर को जोड़ते हैं, क्या जो अपने पास में जो रिजल्टेंट सी वेक्टर आएगा वो मीनिंगफुल होगा कि मीनिंगलेस होगा? देखिए वेक्टर कौन कौन सी है, जैसे आपका हो गया एक तो आपका वेग हो गया, ठीक है, उसमें आप जोड़ रहे हो अपना बल। आपने जैसे दे दिया कि कोई एक कार है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और उस पर एक बल लग रहा है, एफ कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का एक बल लग रहा है। तो आप v प्लस एफ वेक्टर कहीं कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर, यानी 10 न्यूटन का जो बल है उसमें आप उसकी जो 30 मीटर पर सेकंड की जो रफ्तार है उसको जोड़ रहे हो, तो आपके पास में जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? कोई सेंस बन रहा है यहाँ पर? नहीं बन रहा। तो कोई भी चाहे तो स्केलर क्वांटिटियां हों चाहे दो वेक्टर क्वांटिटियां हों, अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो उनका जो सेंस है या कोई मीनिंग है तभी बनेगा अगर वो दोनों क्वांटिटियां एक ही तरह की हो, यानी कि वेलोसिटी में वेलोसिटी को आप ऐड कर रहे हो, फोर्स में फोर्स को ऐड कर रहे हो, आप चाहे डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे हो, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर रहे हो, तभी उनका कोई मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीनिंगलेस क्वांटिटी। सेकंड जो कथन है वो अपने पास में एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ने पर। जैसे आपके पास में स्पीड है, स्पीड की क्या है विमा, डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी है, उसकी डायमेंशन क्या है, वो भी अपने पास मीटर पर सेकेंड है। विमा तो सेम है, पर क्या आप 5 मीटर पर सेकेंड की जो कोई भी मान लीजिए स्पीड है उसके अंदर जो वेलोसिटी है उसको जोड़ दोगे तो आपके पास में जो क्वांटिटी आएगा क्या उसका कोई सेंस बनता है? नहीं बनेगा। यहाँ आपके पास में रिजल्ट बनेगा वो वेग आएगा, क्या आपका स्पीड आएगा, क्या आएगा, हम एक रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। तो ये भी एक मीनिंगलेस ही राशि है। ठीक है, एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना, हाँ इसका कोई सेंस बन सकता है। जैसे कि आपके पास में कोई भी एक सदिश है उसको एक अदिश से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास जैसे फोर्स आ गया, ये क्या है, मास आपका एक अदिश राशि है, एक्सीलरेशन है वो आपका एक सदिश राशि है, तो हम क्या है कि किसी अदिश को सदिश के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका एक मतलब बनता है, ये आपका सही है, करेक्ट। दो अदिशों का गुणनफल, क्या दो अदिशों का गुणनफल भी कोई एक मीनिंगफुल राशि है? बिल्कुल राशि है। आप जैसे कि अभी वॉल्यूम है और लेंथ की बात कर रहे थे, वॉल्यूम में आप लेंथ है वो ऐड नहीं कर सकते, पर वॉल्यूम में आप लेंथ को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। आप द्रव्यमान में जो अपनी लेंथ है उसको ऐड नहीं कर सकते, पर द्रव्यमान के साथ लेंथ है मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। आपका द्रव्यमान m है, लेंथ है r, उसको r स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में i आ जाता है। ये आपका i क्या है, i है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है जड़त्व, आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब इसको बड़े ही आराम से हम इसको वहां समझेंगे। इसके अलावा जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हो, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन r1 प्लस r2। यहाँ भी हम क्या है कि मास के अंदर जो लेंथ है उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मास में आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यानी कि दो अदिशों को आपस में गुणा किया जा सकता है, तो उसका भी एक सेंस बन जाएगा अपने पास। यहाँ पर भी अपने दो अदिश उसको आपस में मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, सेंस बन रहा है। ठीक है, इसके बाद मानते हैं कि किसी सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना। ठीक है, इसको भी समझा देते हैं। देखिए आपका जैसे एफ वेक्टर है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एफ वेक्टर है वो क्षैतिज के साथ कोई भी एक थीटा कोण बनाता है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो अपना जो फोर्स है फोर्स का एक घटक बनेगा, घटक कौन सा बनेगा, इधर वाली साइड बनेगा, और कितना बनेगा एफ कोस थीटा, और एक घटक बनेगा आपका इस वाली डायरेक्शन में, ये कितना बनेगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आप एफ वेक्टर में आप एफ कोस थीटा जोड़ सकते हो? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हमने देखा था कि कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये दो बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट है वो मान लेते हैं सी वेक्टर है। उस सी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर थी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था। उस डेरिवेशन में हमने क्या किया था, बी वेक्टर है उसको समानांतर दूसरे वेक्टर के साथ यहाँ रिप्लेस किया था, आपको याद हो तो किया था ना। फिर अपनों ने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला था यहाँ पर, जो कि क्या है कि यहाँ से मान लेते हैं ये अगर एल्फा एंगल है तो ये थीटा एंगल मान लेते हैं, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो वहां पर ये बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अपनों ने लिया था, बी वेक्टर का इस डायरेक्शन में बी कोस थीटा, तो अपनों ने ए वेक्टर में इसको ऐड किया था, आपको याद होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फोर्स के लिए भी अपनी ऐसा कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कथन सही है।
इसका कोई ना कोई मीनिंग है वो बन जाता है। ठीक है, हमेशा इसके अंदर कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी एक सदिश राशि है उसके अंदर दूसरी सदिश राशि है वो डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते जब तक कि हमें नहीं पता हो कि वो क्वांटिटी है यानी राशियां हैं वो एक जैसी है या नहीं। ठीक है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में हम दूसरी वेक्टर क्वांटिटी जोड़ या घटाव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये नहीं पता होता कि वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक जैसी है या नहीं। ठीक है, किसी भी सदिश राशि को में अदिश राशि है वो नहीं जोड़ सकते, ये भी अपने पास में याद रखिएगा। किसी भी सदिश राशि में अदिश राशि वो एक नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि दिए गए जो कथन है उसमें से ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं उसको हमें बताना है। सबसे पहला अपने पास कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड परिमाण यानी कि परिमाण सदैव एक अदिश राशि होता है। देखिए कोई भी जैसे वेक्टर है एफ वेक्टर दे रखा है आपको, उसका अगर मैग्नीट्यूड आप ले लेते हो तो आपके पास में जो ये मैग्नीट्यूड आ रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए बिल्कुल ट्रू है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि जैसे भी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है प्रेशर के अंदर हम यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, बाई एरिया लेते हैं। तो इसी वजह से अपना प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के अंदर जब भी होता है तो उसमें डायरेक्शन तो हट ही जाती है। तो ये आपका ट्रू हो गया। सेकेंड है किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि अभी उन्होंने देखा कि ये फोर्स है, फोर्स का इस डायरेक्शन में जैसे मान लेते हैं, इसको भी मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई वेक्टर है जो आपको रिजल्टेंट दे रखा है आर वेक्टर है, ये किसके बराबर है 5। ठीक है, आर कैप के बराबर। तो इसके दो घटक अपने पास से बनते हैं, एक तो इधर वाली इस डायरेक्शन में घटक बनता है 3i और एक इधर वाली साइड 4j। ठीक है, तो क्या एक्स डायरेक्शन के अंदर जो घटक बन रहा है वो क्या अपना एक अदिश राशि है? नहीं, वो एक सदिश राशि है। वाई डायरेक्शन में जो घटक बन रहा है वो भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि कोई भी एक सदिश राशि है उसके जो घटक बनते हैं वो भी एक सदिश राशि होते हैं। तो ये वाला फाल्स हो गया। ठीक है, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। देखिए जो पथ की कुल लंबाई है वो किसके द्वारा बताई जाती है? पथ की जो टोटल लंबाई है वो अपना डिस्टेंस के द्वारा बताई जाती है। डिस्टेंस यानी कि जो अपना दूरी है दूरी के बराबर के द्वारा बताई जाती है। तो यहाँ विस्थापन होना ही नहीं है। ठीक, तो ये भी फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कण की औसत चाल समय के समान अंतराल में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है। बिल्कुल, ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो अपना औसत चाल है यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा ज्यादा रहती है अपना जो एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा रहती है या बराबर रहती है विस्थापन के। इसी कारण से अपनी जो औसत वेग है वो हमेशा कम रहेगा औसत जो चाल है उससे। ठीक है, तो ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका आ गया ट्रू। नेक्स्ट है उन तीन सदिशों के योग को एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होगा। एक समतल में नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी वेक्टर है जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये आपका वाई एक्सिस है, तो इसके अंदर कोई दो वेक्टर है और एक जेड एक्सिस, क्योंकि समतल में नहीं है ना, समतल एक्स और वाई मिलकर बनाता है। यहाँ जेड एक्सिस और आएगा तभी तो ये समतल नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी दो वेक्टर है वो समतल के अंदर है, एक ही समतल में, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो अब दो वेक्टर का योग की बात करें ना, तो ये बी है, ये इसके आगे लगा दीजिएगा। तीन सदिश का योग एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होगा। तो ये लगा के देख लीजिए, ये बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट कोई भी आ जाता है। जैसे इधर वाली साइड में एक सी वेक्टर या सी वेक्टर और मान लीजिए सी वेक्टर है जो कि इस दूसरे में जेड इसमें वाई जेड प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कभी भी शून्य तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो इसमें अपना ट्रू कौन कौन से हैं? एक तो आपका ट्रू फर्स्ट हो गया, एक आपका ई हो गया ट्रू, और एक आपका ये वाला ट्रू हो गया। ठीक है, कौन सा ये वाला आपका ई से पहले ना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 4 असमीकाएं दे रखी है। इन असमीकाओं को हमें सत्यापित करना यानी कि प्रूफ करना है। तो चलिए 1 बाय 1 चारों असमीकाओं को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है कि कोई भी दो वेक्टर है a प्लस बी है, अगर उनको हम ऐड करके अगर उसका अपने मैग्नीट्यूड देखें वो बराबर या फिर लेस देन होता है अलग अलग वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड के एडिशन के। तो इसको अपने एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मान लेते हैं जो हमारा ए वेक्टर है, पहला एग्जाम्पल है, उसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ए वेक्टर है वो मान लेते हैं 3i कैप है और बी वेक्टर है वो आपका है 4i कैप। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल है उसके लिए मैं ले रहा हूं आपका, जैसे ए वेक्टर है वो आपका है 3i कैप एंड जो बी वेक्टर है वो आपका है 4। इन वेक्टर्स को जब अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से आएगा? जैसे कि आपका ए वेक्टर है वो हो गया इस डायरेक्शन में, कितना है 3i कैप, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो एक्स डायरेक्शन में है तो ये 3 हो गया। अपना दूसरा जो बी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, कितना होगा 4i कैप। जब आप ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर करेंगे तो वो आपका कितना आता है 3i प्लस 4i कितना आ जाएगा 7i। और इसका जब मैग्नीट्यूड करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से आप अलग अलग इनका मैग्नीट्यूड करोगे, अलग अलग मैग्नीट्यूड लीजिए कितना इनका, ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आपके पास 3 है, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपके पास 4 है। तो इनको आप अलग अलग करके अब जब ऐड करोगे तो किसके बराबर आ रहा है, ये भी 7 के बराबर आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 7। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ रहा है। परंतु जब अपने एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं जिसमें ए वेक्टर है वो आपका 3i कैप है और बी है वो आपका 4j कैप है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, क्या आएगा अपना जो 3i है वो इस डायरेक्शन में आएगा, अपना 4j वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, 4j आएगा आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपका रिजल्टेंट कितना आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका ए वेक्टर है ये आपका बी वेक्टर है। तो हम जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो आपका ये रिप्रेजेंट करेगा, होता है ना वेक्टर का एडिशन लो से, ट्राइंगल का जो एडिशन लो है, तो ये सी वेक्टर को इसी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सी वेक्टर किसके बराबर है, ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। ये किसके बराबर होगा, इसकी और इसका मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा अगर इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की है 3, इसकी वैल्यू है 4, तो आपका ये वाली जो वैल्यू आ गई ये आ गई 5, यही होगा ना। तो यहाँ पर a प्लस बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर आ गया, ये 5 आ गया। क्या ये बराबर है अपना इनके अलग अलग के मैग्नीट्यूड के, नहीं है, ये लेस देन या इक्वल टू है। तो यहाँ से आप क्या समझते हो, यहाँ से हम देखते हैं कि इस एग्जांपल से कि जो a वेक्टर प्लस जो b वेक्टर है इन दोनों का जो आपस में ऐड करने के बाद जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन है इन वेक्टर्स के अलग अलग मैग्नीट्यूड के एडिशन के, है ना। इसको आप ऐड कीजिए ना, यहाँ से 3 और 4, यहाँ से 7 आ गया और इधर वाली साइड से क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने एक रिजल्ट के ऊपर क्या निकल रहे हैं कि जो वेक्टर होते हैं उनका जो आपस में ऐड करने के बाद में उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा वेक्टर के अलग अलग मैग्नीट्यूड के एडिशन होता है, उससे या तो कम रहेगा या बराबर रहेगा। ये फर्स्ट वाला आप प्रूव कर सकते हो एग्जाम्पल से। बात करते हैं सेकंड की, सेकंड में क्या है, सेकंड में देखिए यहाँ पर आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो ये वाला तो प्रूफ हो ही गया, बराबर वाला, बराबर वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये वाला सेम एग्जांपल आप लीजिएगा। परंतु ये लेस देन है या नहीं इसका आपने देख लेते हैं। लेस देन वाले में क्या है कि अगर आपने यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस चिन्ह किया होता तब क्या होता, आपका ए वेक्टर कितना आ रहा है माइनस बी वेक्टर कितना आ रहा है, ये क्या होगा, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, बी की कितनी है 4 है, इन दोनों की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर -1 आ रहा है, ये हमेशा लेस देन होगा किससे, 5 से, है ना। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, किसी तरह का भी एग्जाम्पल ले लो, जब अपने जो दो वेक्टर है उनका ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कम रहेगा, उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड है उनके एडिशन के, और हमेशा ज्यादा रहेगा उन वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उनके डिफरेंस से। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना। ठीक है, थर्ड है अपना, इसी प्रकार से अपना जो थर्ड है, थर्ड में हमें क्या दे रखा है कि वेक्टर है उनका आपस में डिफरेंस करने के बाद में उसका मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लेस रहता है उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड है उसके एडिशन के। तो बड़ा ही सिंपल है, ये एग्जांपल ले रखा है, इसी में देख लेते हैं। सबसे पहले ये ज्योमेट्रिकली अपने को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आपका ए वेक्टर है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या दिखा रहा है, माइनस ऑफ बी वेक्टर दिखा रहा है कि इसकी एंटी डायरेक्शन के अंदर बी वेक्टर आपका। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या दिखा रहा है आपको, देखिए सबसे पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा -5 इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो किसका भी बराबर आएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या कहना चाहता है, लेस देन रहेगा, इसके बराबर लेस देन रहेगा अपना ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आपका, ये 3 है ना, इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा, इसके है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। इसी प्रकार से जो 4 है वो क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो सही करके लिख देते हैं इसको 3 और 4। तो ये हमेशा जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है वो लेस देन आ रहा है, आपका किससे आ रहा है, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, क्या ये बराबर हो सकता है, बिल्कुल बराबर हो सकता है, किन कंडीशनों में बराबर होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए ये बराबर किस तरह से होता है उसको भी अपने देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल में एक ले लेता हूँ जिसके अंदर आपका ए वेक्टर है वो तो 3i कैप है, बी वेक्टर है वो -4i कैप है, उस कंडीशन में आपका ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका 3i, फिर -4i कैप करते तो ये आपका ओवरऑल आ जाता है 7i कैप, होता है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड करते तो मैग्नीट्यूड करने के बाद में कितना आता है, इसका मैग्नीट्यूड कीजिए तो ये आपका आ जाता है 7 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये आपका 3 और 4 आता है, तो ये भी 7 के बराबर आता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है वो बराबर भी हो सकता है या लेस देन हो सकता है। इस वाले रिजल्ट से तो आप कह सकते हो कि ये लेस देन होगा, और इस वाले रिजल्ट से जो ये वाला एग्जांपल है इससे आप कह सकते हो कि इक्वल होगा किसके,
ए वेक्टर का जो अलग मैग्नीट्यूड है और बी के अलग मैग्नीट्यूड के। तो ये जो एग्जाम्पल के हिसाब से अलग अलग तरीके से वेरी करेगा, इस कारण से हम इन जनरल है ये एक ले लेते हैं। सेम इसी प्रकार से जो a माइनस बी है वो या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। सेम इसी एग्जाम्पल में रखिए, अगर यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस चिन्ह होता तो क्या होता, देखो क्या होता, यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है माइनस, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर कीजिएगा, क्या था आपके पास में, ये आएगा आपके पास में -1, -1 आएगा ना। तो ये किसके बराबर है, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ रही है, ये अपनों ने वैल्यू कैलकुलेट की 7 आ रही है। और यहाँ पर ए माइनस बी का ये मैग्नीट्यूड वाला ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 7 से तो ये छोटा ही होगा। ये आप क्या कहोगे, आप कहेंगे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, अपना जो ए का मैग्नीट्यूड है माइनस ऑफ बी का मैग्नीट्यूड। देखो ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। इसके अलावा अगर आपको मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर भी अगर आपको समझना चाहते हो इसको, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपका जो आपका 12th क्लास के अंदर इसमें वेक्टर के अलजेब्रा के अंदर जो थ्योरम है वो थ्योरम लेकर मैं आपको वहाँ अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एग्जाम्पल मैंने लेकर आपको जानबूझ कर समझाया ताकि आप इसे इजिली समझ पाए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है वहां भी अगर आप एग्जाम्पल लेके समझाते हो तो वहां भी आपको पूरे मार्क्स वो मिल जाएंगे, तो इसमें आपको कोई डाउट है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई भी आपके पास में वेक्टर है ए बी सी डी, ये बराबर है 0 के, तो नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से कौन सा कथन है वो सही है। देखिए सबसे पहले कथन दे रखा है कि ए बी सी डी में से प्रत्येक शून्य सदिश है, ठीक है। दूसरा दे रखा है ए सी का परिमाण है वो बी प्लस डी के परिमाण के बराबर है, अच्छा जी। थर्ड है आपका कि ए का परिमाण बी सी तथा डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता, अच्छा जी। चौथा दे रखा है कि ए तथा डी संरेखीय नहीं है, तो बी प्लस सी अवश्य ही ए डी के समतल में होंगे। चारों को ही 1 बाई 1 देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो आपको दे रखा है फर्स्ट वाला, वो आपको क्या समझाना चाहता है। आपके पास में 4 वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि ये बराबर 0 आ रहा है कि यानी 4 वेक्टर है उनको आपस में आप ऐड करते हो तो 0 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर जो आपके ए बी सी डी ये चारों वेक्टर है वो 0 होंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। हो सकता है कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है इनके परिमाण तो बराबर हो और इनकी डायरेक्शन है वो अलग अलग हो, यानी कि जो बी वेक्टर है वो क्या हो सकता है, वो माइनस ऑफ ए वेक्टर हो सकता है। इसी प्रकार से जो सी वेक्टर है वो माइनस ऑफ डी वेक्टर हो सकता है। तो हो सकता है इनको आपस में अपने ऐड करें तो इस वजह से 0 आ रहे हो। इनके मैग्नीट्यूड है तो वो तो नॉन इक्वल टू 0, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो तो नॉन इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है वो भी नॉन इक्वल टू 0, पर उनकी डायरेक्शन है वो अलग अलग हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आपका ए वेक्टर है वो दे रखा हो आपका 2i कैप और बी वेक्टर है आपको दे रखा हो माइनस ऑफ 2i कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये 0 है ही नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज क्या 0 है क्या, नहीं है। ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास में 2 आ रहा है, ठीक है। परंतु इनको जब ऐड कर रहे हैं तो ये 0 के बराबर आ रहा है। तो इस वजह से जो पहला जो कथन है आपका कि अगर 4 वेक्टर है उनका ऐड करने पे 0 आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो चारों वेक्टर है वो शून्य वेक्टर होंगे, ये गलत है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड कथन में दे रखा है कि जो ए बी सी डी ये चारों वेक्टर है उनका ऐड करने पर अगर ये आपके पास में 0 आ रहा है तो निश्चित तौर पर क्या है कि ए प्लस सी जो वेक्टर है उनका परिमाण है वो बी प्लस डी के परिमाण के बराबर है। सही बात है, गलत क्या है इसमें, इसमें आप ऐसा कर सकते हो ए प्लस सी वेक्टर है उनका परिमाण वो बराबर होना चाहिए किसके, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के। अभी 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको कि आपको जैसे ए वेक्टर है वो दे रखा है आपको 2, सी वेक्टर है वो दे रखा है आपको 3, तो आपका जो बी वेक्टर है वो भी आपके पास में या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, आप मान लो 1 है, और डी वेक्टर है वो आपके पास में मान लो ये कितना हो जाए 5, तो ये होना चाहिए 4। तो इनका जो मैग्नीट्यूड लोगे यानी कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड लोगे, ये आपके पास में कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड ले रहे हो ये भी आ रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाण बराबर होने चाहिए किनके, जो अपना ए प्लस सी का परिमाण है वो बी प्लस डी के परिमाण के बराबर होना चाहिए तभी ये 0 होगा, परंतु डायरेक्शन है वो विपरीत होनी चाहिए। डायरेक्शन विपरीत होगी तभी तो ऐड करेंगे तब 0 आएगा ना। तो यहाँ पर जो ए प्लस सी का परिमाण है वो बी प्लस डी के परिमाण के बराबर है। सही बात है, पॉसिबल हो सकता है ऐसा, ठीक है। थर्ड प्रश्न पूछ रखा है कि ए का परिमाण है वो बी सी तथा डी के परिमाण के योग के कभी भी अधिक नहीं हो सकता। यहाँ ये कह रहा है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता अपना बी का जो मैग्नीट्यूड है सी और डी का, इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो उनके मैग्नीट्यूड से। बिल्कुल सही कह रहा है भाई कि देखो ए है, ए अगर अपने मान लेते हैं 5 है,
ये आपका 5 है। तो b प्लस सी प्लस डी है, अगर उसकी वैल्यू 5 से कम होती है तब b इधर वाली साइड नॉन इक्वल टू 0 आ जाएगी। अगर 5 से ज्यादा है तब b नॉन इक्वल टू 0 आएगी। ये 0 आने की कंडीशन क्या है, जब आपका जो a वेक्टर है वो बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ आपका जो b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ही तो होता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज है वो बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन वो एंटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपना सी है वो भी करेक्ट है, है वो भी करेक्ट है कि ए वेक्टर है उसका परिमाण बी सी तथा डी के परिमाण के योग से कभी भी अधिक नहीं हो। ठीक है, फोर्थ में दे रखा है कि ए तथा डी संरेखीय नहीं है। ठीक है, तो बी प्लस सी अवश्य ही ए तथा डी के समतल में होगा। ठीक है भाई, देखो संरेखीय नहीं है, संरेखीय सदिश क्या होता है, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर है वो अगर एक ही लाइन में हो, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी, अगर ये डी वेक्टर की बात कर रहा है ना, ए वेक्टर और डी वेक्टर है वो अगर एक ही सीधी रेखा के अंदर होते तो ये क्या कहलाते, संरेखीय वेक्टर कहलाते, परंतु एक सीधी रेखा में नहीं है तो इसलिए संरेखीय वेक्टर नहीं है। तो हो सकता है डी वेक्टर है वो यहाँ कहीं पास में कहीं मौजूद हो। ठीक है, परंतु क्या है कि अगर कोई दो वेक्टर है वो संरेखीय नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो एक प्लेन में नहीं हो, वो एक प्लेन में तो हो ही सकते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर तो हो ही सकते हैं, समानांतर सदिश तो हो ही सकते हैं। ठीक है, अब अपना जो बी और सी है वो भी इसी समतल में होंगे। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अगर क्या है कि इनका टोटल का योग है वो 0 कब होगा, जब इनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत हो या एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से एडजस्ट हो कि टोटल है वो 0 आ जाए। ये कब पॉसिबल होगा, जब वो एक समतल के अंदर ही बिलोंग हो। अगर ए और डी है वो संरेखीय नहीं है परंतु एक दूसरे के समानांतर है, तो निश्चित तौर पर अपना जो बी और सी है इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन आ रहा है वो अपना ए और डी के समतल में तो होना ही चाहिए। इसको एक एग्जांपल दे देता हूँ, देखिए इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे आपका ए वेक्टर है वो आपको दे दिया, जैसे 3i के आपको दे रखा है कि डी वेक्टर है वो ए वेक्टर के संरेखीय नहीं है, तो मान लेते हैं सेम प्लेन के अंदर, इसी में डी वेक्टर है वो मान लेता हूँ आपका 3i प्लस 2j या 4j मान लेते हैं, तो 4j मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मान लिया, तो आपका जो बी प्लस सी वेक्टर है, देखिए क्या होगा, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर है वो बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। अभी तो ये चारों 0 होंगे ना, होने चाहिए। तो यहाँ पर b प्लस सी वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 3i, और इसमें d वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6i प्लस 4j। ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ b वेक्टर प्लस सी वेक्टर के एड के। तो यहाँ पर क्या इसमें के केप आ रहा है, कहीं पर के केप नहीं आ रहा। जब तक के केप नहीं आ रहा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं, आई केप आ रहा है और जे केप आ रहे हैं, यानी कि अपना जो ए वेक्टर है वो कौन से प्लेन के अंदर, ए वेक्टर है आपका एक्स एक्स के अंदर है, एक्स डायरेक्शन में ना। आपका डी वेक्टर वो कौन सा है, वो भी एक्स वाई समतल के अंदर है, एक्स वाई समतल में ना, इस डायरेक्शन में आपका ये जो डी वेक्टर है। तो आपका जो बी प्लस सी वेक्टर है वो भी कौन सा समतल में, ये आई प्लस जे आ रहा है ना, तो ये भी निश्चित तौर पर इसी एक्स वाई प्लेन के अंदर है। एक्स वाई प्लेन के कहीं बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं स्थित होगा। तो कोई भी वेक्टर है अगर उनका ऐड करने पे 0 आ रहा है वो तभी पॉसिबल होगा जब वो एक दूसरे के समान प्लेन के अंदर हो। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रखा है कि 3 लड़कियां हैं वो 200 मीटर त्रिज्या वाली एक वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही है। ठीक है, वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग करते हुए करना शुरू कर देते हैं, पी के जो पी से स्केटिंग करते हुए क्यू तक विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है। यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़की है उसने स्केटिंग करना शुरू किया और डिफरेंट जो पाथ है वो फॉलो करिए, एक पाथ है जो आपका ए पाथ है और एक आपका बी है और एक ये कोई भी रैंडम पाथ है, इनसे फॉलो करते हुए ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पी से क्यू तक जा रही है। ठीक है, और इसमें आपकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी जो रेडियस आर है वो दे रखी है आपको 200 मीटर। ठीक है, जैसा कि चित्र 3.19 में दिखाया गया। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना होगा। ठीक है, एक तो आपसे पूछ रखा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। ठीक है, और इसके बाद पूछ रखा है किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में जो अपना मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है उनको मिलाने वाली जो मिलाने वाला जो मिनिमम पाथ है वो ही होता है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना है P, एंड पॉइंट कौन सा है Q, इसको मिलाने वाले जो मिनिमम पाथ है वो कौन सा है, ये जो B फॉलो कर रहा है यही तो, ये वाला ही तो पाथ है। ठीक है, अगर रेडियस आपको 200 मीटर दे रखी है, रेडियस यानी कि इसकी त्रिज्या है वो 200 मीटर दे रखी है, ये वाली 200 मीटर है, ये वाली भी 200 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपका हो गया 400 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी और ये मान लो सी है, तीनों में से
कौन सा है जिसका जो टोटल जो पाथ फॉलो कर रही है उसके बराबर आए अपना विस्थापन सदिश। तो अपना बी है, बी यहाँ से यहाँ तक जा रही है किसके अनुदिश, वो उसके व्यास के अनुदिश से तो जा रही है। ठीक है, तो बी के लिए इसका जो विस्थापन सदिश है, यानी कि जो टोटल जो विस्थापन ले रही है उसका जो मैग्नीट्यूड, विस्थापन सदिश का परिमाण, विस्थापन सदिश का परिमाण यानी कि जो 400 मीटर है वो बराबर है जो टोटल कितने किए गए पाथ के बराबर, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है वो और जो डिस्प्लेसमेंट वो बराबर है, और ये किसके बराबर होगा 400 मीटर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी हो तो पूछेगा। आपको ना दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है उसमें अपनों ने खूब सारी इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व किए, वो जरूर देखिएगा, काफी सारे डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या देखा है कि कोई साइकिल सवार है किसी वृत्तीय पार्क के अंदर ओ से चलना शुरू करता है, यहाँ से साइकिल सवार है वो चलना शुरू करता है। ठीक है, तथा पार्क के किनारे पर पी पर पहुंचता है, यहाँ से साइकिल सवार है वो चलते हुए यहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, पुनः वह पार्क की परिधि के अनुसार चलता है, यानी कि परिधि के अनुसार चलते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर क्यू ओ से चलते हुए यहाँ से वापस आता है, यानी कि एक पूरा पाथ वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, केंद्र पर वापस आ जाता है। अगर पार्क की त्रिज्या है वो 1 किलोमीटर है, पार्क की त्रिज्या है वो 1 किलोमीटर है, यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा जो चक्कर राउंड लगा रहा है उसमें 10 मिनट का टाइम लग रहा है, टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा है नंबर ए, आप जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, फिर पूछा है आपसे औसत वेग है वो कितना है, फिर पूछा है आपसे औसत चाल है वो। देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो देखिए हमारा जो साइकिल सवार है उसने चलना शुरू कहाँ से किया, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और एक सर्कल पे अपना जो पूरा पाथ है वो फॉलो करते हुए वापस यहाँ तक आ रहा है। तो जो देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है उसको मिलाने वाले जो मिनिमम जो पाथ है वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो एक ही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट है वो अपना 0 आ गया। क्यों 0 आ गया, क्योंकि जहां से अपना जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है जिसने चलना शुरू किया वहीं पर आकर वापस रुक रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपना 0 है या विस्थापन है वो 0 हो गया। उसके बाद में बात करते हैं औसत वेग क्या होता है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी उसके बारे में हमने पढ़ा है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम जो लगता है, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 है। ठीक है, टाइम मान लो टी कुछ भी लग रहा है 10 मिनट देर रहा आपको। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं औसत चाल क्या है। देखिए एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। और इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने साइकिल से चलते हुए 1 किलोमीटर चला इधर वाली साइड, फिर ये जो ये सर्कुलर पाथ है इसमें चल रहा है, ये पाथ फॉलो कर रहा है, फिर उसके बाद में ये वाला जो पाथ है वापस 1 किलोमीटर ले रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पाथ है इसकी लंबाई कितनी होगी, देखिए हम जानते हैं सर्कल है, सर्कल की परिधि कितनी होती है, ये होती है अपनी 2πr। ठीक है, और अपने को यहाँ पर पाथ कितना फॉलो कर रहा है, ये 1/4 ही तो है, 1/4 ही है, तो ये वाला जो पाथ है ये किसके बराबर होगा, ये 1/4 अपॉन 2πr के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा π/2r के बराबर, और r कितना है आपका 1 किलोमीटर है, तो ये वाला जो पाथ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा π/2r के बराबर। तो दिक्कत है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, फिर उसमें डिवाइड तो करना है टोटल टाइम का, अपने पास आ जाएगा। देखिए क्या होगा, देखिए बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अपना, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे पहले ये 1 किलोमीटर ये हो गई, प्लस ये वाली जो पाथ हो गई है π/2, प्लस फिर ये वाली हो गई, ये कितनी है 1 किलोमीटर वापस से, तो ये हो गई। ठीक है, π/2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, आपने लास्ट ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी पढ़े हैं 3.14 होती है, तो वैल्यू पुट कीजिएगा कितनी आ जाएगी 2 + 3.14/2 डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 3.14 के अंदर 2 का डिवाइड कीजिएगा, ये आपके बराबर आ जाएगा 1.57, ये बराबर आ गया आपका 2 + 1.57, तो ये टोटल आपका आ गया कितना आ गया 3.57, और किसके अंदर है ये यूनिट, ये किलोमीटर में दूरी तय कर रहा है ना, इसे किलोमीटर में आ गया ये आपका। ठीक है,
अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर किलोमीटर या तो आपको यूनिट है वो किस में देनी है, आपके क्वेश्चन में किस तरह की यूनिट है वो पूछ रहा है उसके हिसाब से देंगे। देखिए आपको किलोमीटर पर और दे रखी है, या फिर आपको दे रखा हो जैसे मीटर पर सेकंड दे रखा हो। अगर मीटर पर सेकंड है तो इसको किलोमीटर को हम जो मीटर की लैंग्वेज में जो पुट कर देंगे, और यहाँ मिनट को अपने सेकंड में पुट कर देंगे। तो कोई भी अलग अलग तरह से आपके पास ऑप्शन आएंगे, उस तरह से अपने इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अपने सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में ही इसका आंसर देते हैं, तो मीटर पर सेकंड की फॉर्म में कितना आ जाएगा, ये 3.57 किलोमीटर ही किसके बराबर होगा। जब भी आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये कितना आ जाएगा 3.57 इंटू 1000, ये किसके बराबर आ गया, ये मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, बात करते हैं टाइम की। टाइम किस में है, ये आपका 10 मिनट है। 10 मिनट को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे, एक मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में आपके होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 60 ही होते हैं ना। तो 10 मिनट में कितने होंगे, तो 10 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ से ये टाइम आ गया सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा अपना फाइनली जो एवरेज स्पीड है वो आपकी आ गई, एवरेज स्पीड आ गया आपका टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। टोटल डिस्टेंस है वो 3.57 इंटू 1000 अपॉन 10 इंटू 60। ठीक है, ये किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो कटता है उसको काट दीजिएगा, जो बचता है वो अपना आंसर हो गया। यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो आपके पास में यहाँ से आ गया 35.7/6। कोई डाउट है। इसी क्वेश्चन के अंदर सीधा अगर आपको मीटर प्रति अगर किलोमीटर पर हावर में दे रखा होता, किलोमीटर पर हावर में अगर आंसर निकालना चाहते तो उसके कंडीशन में अपने क्या रखते, उस कंडीशन में हम रखते हैं यहाँ मीटर पर सेकंड की बजाय किलोमीटर पर हावर में रखते, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये किलोमीटर में ही पड़ा रहने देते। ठीक है, यहाँ पर आपका 10 मिनट दे रखा है ना, यहाँ पर 10 मिनट को जब एक मिनट में, देखिए क्या होता है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं ना, तो 10 मिनट में कितने घंटे होंगे, 10 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/6, 1/6 ही होगा ना। तो यहाँ पर जो टाइम है वो आपका इसमें आ जाता है, 10 मिनट को आप चेंज करते 1/6। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ क्या रखते, उस कंडीशन में आप यहाँ रखते, देखिए क्वेश्चन में कोई भी तरह की यूनिट दे रखी हो, घबराना नहीं है, आपको अपने हिसाब से उसको रख देना है। ये किस में आ जाता है, ये आपका आ जाता है किलोमीटर पर आवर में, ये आपका आ जाता है किलोमीटर पर। तो यहाँ से 3.57 इंटू 6 कीजिएगा, ये कितने आ जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 3.57 इंटू 6, ये आ जाएगा 21.42 किलोमीटर। ठीक है, तो चाहे आप मीटर पर सेकंड में निकालिए या अपना किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए, किसी भी फॉर्म में निकालिए, आपका आंसर है वो आपके जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, पर दोनों ही तरह के आंसर है वो आपके सही होंगे, राइट होंगे। ठीक है, तो उसमें किसी तरह का आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि कोई एक खुला मैदान है, उसमें कोई मोटरसाइकिल मोटर चालक है, एक ऐसा रास्ता अपनाता है जिसमें वो हर 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद 60 डिग्री के एंगल के ऊपर मुड़ जाता है। किसी दिए गए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठे तथा 8वें मोड़ पर विस्थापन बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि कोई भी एक हमारा मोटरसाइकिल सवार है या चालक है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ सीधी रेखा में 500 मीटर चलता है। 500 मीटर चलने के बाद में फिर ये क्या करता है, 60 डिग्री के एंगल के ऊपर मुड़ जाता है। ये 60 डिग्री के एंगल पर मुड़ गया, ये एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री है। फिर उसके बाद में वापस से 500 मीटर की दूरी तय करता है। 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद में फिर ये जो इसका जो एंगल बन रहा है, यहाँ से ये एंगल बनना है, उसके साथ फिर से 60 डिग्री के एंगल के ऊपर मुड़ जाता है। ठीक है, ये वापस मुड़ गया, एक एंगल कितना बनना है, 60 डिग्री का। फिर इसके बाद में फिर 500 मीटर की दूरी तय करता है, और 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से ये मुड़ जाता है इस डायरेक्शन में। ये जो इसकी डायरेक्शन है इधर वाली, ये इसकी डायरेक्शन है इधर वाली, और इस डायरेक्शन के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना लेता है, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री का। ठीक है, फिर वापस 500 मीटर चलता है, और फिर ये जो इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन, ये वाली है, इस डायरेक्शन के साथ यहाँ फिर से 60 डिग्री का एंगल बना लेता है, और फिर ये चलता रहता है इस डायरेक्शन में। 500 मीटर चलने के बाद फिर ये इसकी जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया फिर। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका जो हेक्सागोनल है उसके बराबर हो गया, क्योंकि हेक्सागोनल के अंदर हम पढ़ेंगे तो क्या होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के अंदर आपका होता है कि यहाँ जो दो भुजाएं हैं वो आपस में कितना एंगल बनाता है, वो बनाती है 120 डिग्री का, ये जो एंगल है वो 120 डिग्री होता है।
ठीक है। तो अगर ये वाला 60 डिग्री का एंगल है, और तो क्योंकि देखिए कोई भी एक सीधी सी रेखा है वो कितना बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली 120 डिग्री हो गया। तो एक तरह से हेक्सागोनल है, उसकी प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि किस जो अपना मोटरसाइकिल चालक है उसके द्वारा तीसरे, छठे व आठवें मोड़ पर उसका विस्थापन कितना है, और विस्थापन के परिमाण की तुलना करनी है अपने को। देखिए सबसे पहले तीसरा, छठा और आठवां। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने चलना कहाँ से शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है। तो तीसरा कौन सा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा कौन सा है, यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर है। उसके बाद चौथा कौन सा है, चौथा ये, पांचवा और ये छठा। छठा का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट उसने यहीं से चलना शुरू किया और यहीं आके रुक रहा है। तो ये आपका सिक्स्थ हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। और एट्थ कौन सा होगा, एट्थ होगा, यानी कि ये फिर सेवन हो गया और फिर ये एट्थ हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि जो टोटल पाथ की लंबाई यानी कि उसकी डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू अपने को बतानी है। कब बतानी है, जब उसने जो थर्ड राउंड है यानी कि जो तीसरा विस्थापन यहाँ पर, तीसरा मोड है ये तीसरा, फिर अपने से पूछ रखा है छठे मोड पर, ये छठा मोड है, और फिर आठवें मोड पर। तो देखिए सबसे पहले विस्थापन की बात करें, तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट है उसने चलना शुरू किया, तो तीसरे पर पहुंचेगा तो विस्थापन कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है। तो तीसरे पर विस्थापन होगा ये वाला। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, छठे पर विस्थापन कौन सा होगा, छठे पर विस्थापन होगा यहाँ से चलना शुरू किया और चक्कर पूरा लगाकर यहीं वापस आ रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ये और एंड पॉइंट भी ये है। तो छठे मोड के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा आपका, जीरो। इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है अपना जो टोटल जो पाथ कवर कर रहा है उसके बराबर। तो यहाँ से अपनों ने जो ऑब्जेक्ट है उसने चलना शुरू किया, जो ये पहला मोड आ गया, ये आपका आ गया दूसरा मोड, ये आपका आ गया तीसरा मोड। तीसरे मोड तक इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, ये वाला 500 मीटर है, ये वाला भी 500 मीटर, ये वाला भी 500 मीटर है। तो टोटल कितना हो गया, 500 500 500 कितना हो गया, 1500 मीटर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें। जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो छठे मोड़ तक पहुंचा, तो यहाँ से 500 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 500, फिर 500, फिर 500, टोटल कितना हो गया 500, 6 बार छह मोड़ मोड़ रहा है ना, 6 बार आ गया, तो कितना हो गया 3000 मीटर। तो दिक्कत है। आठवें मोड़ पे चल रहा है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, एक राउंड है पूरा काटने के बाद फिर ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, आठवां यही होगा। तो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी, 500 मीटर के 8 मोड़ कवर कर रहा है, तो यानी कि ये 4000 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है अपना जो यानी कि छठे मोड के लिए वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है वो तो इक्वल है। हमें कैलकुलेट करना है थर्ड मोड के लिए। ये थर्ड है आपका यहाँ पर, और आपका सेकंड है यहाँ पर। इन दोनों के लिए कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा ही आसान है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने आठवें मोड के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान अपने लिए। तो हम जानते हैं कि ये वाली दूरी है वो आपको 500 मीटर है, यहाँ से ये वाली दूरी है ये 500 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट जो ये वाली दूरी है ये भी अपनी 500 मीटर है। तो ये अपने को ये वाली जो दूरी है ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो पाइथागोरस तो डायरेक्ट लग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो मान लेते हैं 60 डिग्री। मान ले तो क्या है, सरल रेखा वो 180 डिग्री बनाती है, तो अगर ये वाला 120 है तो ये वाला जो बच गया वो 60 डिग्री है। और यहाँ से अपने एक लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल के अंदर आप देखिएगा आपको ये वाली जो भुजा है वो दे रखी है, ये वाली जो भुजा दे रखी है ये 500 दे रखी है, 500 मीटर। ये एंगल है आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो क्या आप ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये वाला जो एंगल है ये कितना बन रहा है, कोस थीटा बन रहा है। कोस 60 डिग्री है, किसके बराबर है, ये वाली दूरी मान लेते हैं एक्स है और ये वाली है माई वाई है। ये किसके बराबर होगा, एक्स अपॉन अपना ये कितना है, ये आर के, ये आर मान लेते हैं, ये कितना है 500 मीटर, 500 मीटर के बराबर है ना। तो यहाँ से एक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स आपका बराबर आ जाएगा 500 कोस 60 डिग्री। इसी प्रकार से जो वाई है वो किसके बराबर आ जाएगा 500 साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री की वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आती है 60 डिग्री की, देखिए कोस 60 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 है ना। तो ये आ जाएगा 500, 1/2 करेंगे तो ये ठीक है। और अपना साइन 60 डिग्री है उसकी भी वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये 500 √3/2। क्या कोई किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस लगाइएगा। अब आपके पास में एक पूरा ट्राइंगल बन चुका है, यहाँ पर ये देखिए ये पूरा ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल पूरा बन चुका है, जिसमें ये वाली जो दूरी है वो कितनी है आपके पास में 500/2 है ना, तो ये 250 हो गया।
और ये वाला कितना आ गया 250√3। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है आपके पास, ये वाली जो टोटल लेंथ है ये कितनी आ गई 750। 500 प्लस 250 करेंगे 750 हो गए। और ये वाली कितनी है 250। तो ये वाली तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मान लेते हैं ये आर है, तो ये आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अंडर ऑफ 750 स्क्वायर प्लस अपना 250√3 स्क्वायर के बराबर। क्या किसी को कोई डाउट है वो तो बताइएगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, क्या ऐसा कुछ आप कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ क्या आप कर सकते हो 750 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 250, इसमें √3 का ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो √3 ऐसा कर सकते हैं ना। क्या किसी को डाउट है इसमें? √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √3 की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और नीचे √3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो ऊपर वाली ये वैल्यू है ये कितना आ गया 750 तो हो गई 750 हो गया ना। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 750। यहाँ से 750 उसको कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लेकर अगर अंडर इसके बाहर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा r = 750 अंडर ऑफ 1 + 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आगे फिर से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 750 अंडर ऑफ, यहाँ पर 3 को कॉमन लीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा 3 + 1 = 4, 4/3। अब 2 है 2 को भी बाहर ले जाइए, क्या आ जाएगा 750 × 2/√3। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 1500/√3। उसकी वैल्यू कितनी है 1.73। तो ये लमसम कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 830-31 के आसपास आ जाएगा। कितना है क्रेडिट भी निकाल लेते हैं इसमें, 1 मिनट का समय दीजिए मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। डिवाइड बाई 1.73 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 867.05। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है वो बड़ी ही आसानी से उन्होंने कैलकुलेट कर ली है। किसके बराबर आ रही है 867.5। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपना थर्ड जो मोड है उसके लिए क्या होगा वैल्यू। तो देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं बताता हूँ कि जो भी अपना कोई भी एक हेक्सागोनल है उसके अंदर क्या होता है, ये जो टोटल एंगल बनता है वो कितना होता है 120 डिग्री। और जो सेंटर के साथ में यहाँ जो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल कितना बनाता है एंगल, ये वाला 60 डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है और ये वाला भी 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, नो डाउट। तो ये वाली अगर जो लेंथ है वो अपनी अगर 500 मीटर है, ये वाला एंगल है वो भी 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल है वो भी 60 डिग्री का है। क्योंकि किसी भी जो ट्राइंगल होता है उसमें दो एंगल अगर 60 डिग्री है तो जो थर्ड बचेगा वो भी 180 डिग्री माइनस जो थीटा होगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाली लेंथ अगर 500 मीटर है तो ये वाली जो लेंथ है वो भी 500 मीटर होगी और ये वाली भी 500 मीटर होगी। तो अगर अपने पास में ये वाली लेंथ है वो 500 मीटर आ चुकी है, ये वाली 500 मीटर आ चुकी है। तो यहाँ पर जो एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ जो एक ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल के अंदर भी अगर ये 500 मीटर है तो ये वाली भी वैल्यू 500 मीटर होगी, होगी ना। तो यहाँ से जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा जो थर्ड मोड के लिए वो अपने पास में टोटल कितना हो जाएगा, ये अपने पास में टोटल हो जाएगा 500 मीटर ये वाला प्लस 500 मीटर आगे वाला, यही रहेगा ना। 500 मीटर ये तो रहेगा, ये 500 + 500 तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर। है तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट है वो आना चाहिए कि आपका जो डिस्टेंस है वो क्या उतना है। डिस्टेंस होता है कि जो टोटल जो पाथ आप कवर करे उस पाथ की जो लेंथ है वो आपकी होगी डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है उसको मिलाने वाला जो मिनिमम जो पाथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमसे पूछ रखा है कि कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर की दूर पर है जाना चाहता है। ठीक है, कोई बेईमान टैक्सी चालक है जो 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल तक पहुंचाता है। तो टैक्सी की जो औसत चाल है वो कितनी होगी और उसका औसत वेग का परिमाण क्या होगा, क्या वे बराबर होंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है कि ये आपका रेलवे स्टेशन है, ये आपका रेलवे स्टेशन, इससे आपका 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई एक होटल है, ये 10 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका एक होटल दे रखा है। ठीक है, आपका एक होटल है, डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर। एक बेईमान टैक्सी ड्राइवर है वो क्या करता है कि सीधा ना ले जाकर उसको टेढ़ा मेढ़ा घुमा के लेके जाता है यहाँ से इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ पे उसको ले जाके छोड़ देता है और ये टोटल जो पाथ है वो फॉलो कितना कर रहा है 23 किलोमीटर।
और इस बात को फॉलो करने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको 28 मिनट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसकी औसत चाल क्या है वो कैलकुलेट करनी है, फिर इसका औसत वेग क्या है वो कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले औसत वेग है या औसत चाल है वो क्या बराबर होती है। देखिए जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर होगी, एवरेज स्पीड वो बराबर होती है जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस तो ये कवर कर रहा है जो पाथ ये फॉलो कर रहा है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। और इस पाथ को फॉलो करने में टाइम कितना लग रहा है, 28 मिनट्स लग रहा है, 28 मिनट। और ये किस में आ रही है यूनिट, ये आ रही है अपना किलोमीटर पर मिनट में आ रही है। तो यहाँ पर अपना यूनिट चेंज करनी चाहिए अपने को, इसमें चेंज करेंगे या तो देखो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में लेके आइए इसको, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में इसमें लेके चले, मीटर पर सेकंड में लेके चले तो ज़्यादा अपने को बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, आपका 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका मीटर में आ गया। आपका 23 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो उसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आपका 28 मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो क्या होगा, 28 मिनट है उसको सेकंड में चेंज करना है तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 ही तो होते हैं। तो 28 मिनट में कितने होंगे, 28 इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी वैल्यू है वो पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इसको आपने 23 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो ऊपर किया आपने 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे आपने 28 मिनट है उसको सेकंड में चेंज किया तो इसको आप कर रहे हो 60 से मल्टीप्लाई। तो आपके पास में ये यूनिट किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। क्या इसमें किसी को डाउट है, ठीक, ये क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है बस उसी पे डिपेंड करता है, और एवरेज जो वेलोसिटी वो किसके बराबर हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो। टोटल यहाँ पे अपने डिस्टेंस लिया है, यहाँ अपने क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, भाई टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, तो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ये 10 किलोमीटर है, किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका 28 मिनट, 28 मिनट ये ना, 28 इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये यूनिट अपना आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसमें क्या दोनों टर्म बराबर आ रही है आपकी, इसे देखिए सोल्व कर लीजिएगा, जो करता है काट दीजिएगा और बाकी आप अपने हिसाब से सोल्व कीजिएगा, मैं इसको नहीं करवा रहा, मैथमेटिक्स तो है। क्या अपना औसत चाल है वो अपनी आ गई, औसत वेग आ गया, क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड वो बराबर है, नहीं है ना। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, जो एवरेज वेलोसिटी है वो कभी भी एवरेज जो स्पीड है उसके बराबर तो है नहीं, नॉन इक्वल टू है। ठीक है, और इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, अगर क्या होता दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में आपको आंसर है वो मीटर पर सेकंड की बजाय किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा होता, वो बता देता हूँ, वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर यही आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा होता, ठीक है, तो ये 23 है, 23 तो ऑलरेडी किलोमीटर में है तो यहाँ 1000 की जरूरत नहीं है। देखिए आपका 60 मिनट है उसमें कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/60। तो 28 मिनट में कितने घंटे होंगे, ये 28 मिनट है उसमें कितने घंटे होंगे, ये हो जाएगा आपका 28/16। तो जब भी मिनट को घंटे में डिवाइड करना हो तो 60 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ बी मल्टीप्लाई की जगह अगर आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 60 ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, तो ये आपका यूनिट किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। तो ये आपको यूनिट में चेंज करना आना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हम देखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं अपने दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई भी एक होल है जिसके अंदर किसी भी एक गेंद है जिसको हम फेंकते हैं किस स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, उसको 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस तरह से फेंका जाता है कि वो छत की जो जो होल है होल की छत से ना टकराए, ये होल है होल की छत से ना टकराए। तो छत की हाइट हमें दे रखी है ये 25 मीटर की ये 25 मीटर की हाइट दे रखी। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपना जो गेंद है वो क्षितिज के अंदर जो कितनी दूरी तय करेगा, इसकी रेंज है वो हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि प्रास कितना है वो कैलकुलेट। जो अपनी गेंद है वो
अपना छत है उसके साथ ना टकराए, यानी कि जो एच मैक्सिमम है इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो कितना है आपका 25 दे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? हमने अपना प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर है जो उड्डयन काल टी के बारे में, रेंज आर के बारे में और एच मैक्सिमम के फॉर्मूले हैं वो हमने पढ़े। और हमने वहां देखा था कि जितने समय के अंदर हमारी जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है, उसमें कितना समय लगता है t/2, उड्डयन काल का हाफ, उतने समय के अंदर ये एच मैक्सिमम से वापस यहाँ तक आएगी। ठीक है ना, तो इसमें भी t/2 लगता है और उतने समय के अंदर हमारा ये परासी आर कैलकुलेट होता है ना। तो इसके फॉर्मूले अपनों ने देखे थे, फॉर्मूले क्या क्या है इनके, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है आपका, याद रखिया करो इनको, अपना रेंज आर है उसका फॉर्मूला क्या है और अपना जो उड्डयन काल टी है उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ से अपना एच मैक्सिमम है वो किसके बराबर है, एच मैक्सिमम अपना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और आपका जो रेंज आर है वो किसके बराबर है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ हमें यहाँ अपना जो फॉर्मूला उसमें वैल्यू ही तो पुट करनी है। देखिए एच की वैल्यू कितनी है 25 मीटर दे रखी है, इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपना 40 है, 40 ही तो है, 40 का स्क्वायर है, ये आ गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, और 2g अपना कैलकुलेशन वाई आसान करने के लिए इसको 10 मान लेते हैं, 2 × 10। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 × 25 करेंगे तो 50, और ये 10 कितना आ जाएगा 500 बटा 40 स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, साइन थीटा अपना बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 0000 आएगा ना, तो जो करता है उसको काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में √5/4। ठीक है, ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है इसमें? अब आपका यहाँ पर रेंज आर है, रेंज आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, सेम ही चीज़ है, यू स्क्वायर वैल्यू पुट कीजिएगा 40 × 40, साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपका, देखिए साइन 2 थीटा उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। तो देखिए अगर साइन थीटा की वैल्यू है वो आपकी आ रही है √5/4, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है √5/4, 4 क्या है ये, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मान लो x है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे, तो ये आपका आ गया √5² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है ना, तो 4 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा ना, तो 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √11। तो दिक्कत है इसमें, तो यहाँ से आपका 2 sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, sin थीटा की कितनी है √5/4, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू आपका आ गया √11/4 अपॉन जी कितना है 10। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 तो यहाँ से कट जाएगा, ये 10 है ये भी यहाँ से कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 10 ही तो बचेगा। तो यहाँ से जो ओवरऑल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 × √5 इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना √5 है उसकी वैल्यू रखेंगे 2.23 एंड अपना √11 है उसकी वैल्यू रखेंगे 3.31, तो ये अपना लगभग बराबर आ जाएगा अपना 147.62। ठीक है, आपके हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ और वैल्यू दे रखी हो, उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर उन्होंने क्या है कि जी की वैल्यू जो है वो मान रखी है 9.8। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अपना इसमें आंसर आ रहा है 147.62, परंतु अपना बुक में अपना 150 के अप्रोक्स दे रखा है, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू वो 9.8 ले रखी है और अपने इसे को सोल्व किया जी की वैल्यू हो 10 लेकर। ठीक है, तो इसे एक बार आप खुद से और ट्राई करके देखिएगा, तो फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है जो किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम 36 दूरी तक फेंक सकता है, कोई भी एक गेंद है उसको 100 मीटर की अधिकतम 36 दूरी तक फेंक सकता है। ठीक है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है, यानी कि उसका एच मैक्सिमम है वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम एक जानते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है कि जिसको किसी भी स्टार्टिंग वेलोसिटी अगर यू से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्षैतिज दिशा में जो घटक है वो कितना होगा यू cos थीटा। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक है वो किसके बराबर होता है ना, यू sin थीटा के बराबर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो वो किसके बराबर होता है, रेंज आर है वो बराबर होता है उसका क्षैतिज दिशा में जो वेग का घटक है यू cos थीटा इनटू जो टाइम लगा है टी उसके बराबर।
जबकि एच मैक्सिमम है वो किसके बराबर होता है, एच मैक्सिमम बराबर होता है उसका ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर जो घटक यू साइन थीटा, और जो वहां तक पहुंचने में जो लगा समय उसके बराबर इनटू टी बाई टू, यही होता है। रेंज आर है वो मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा आर है वो अपना 45 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री के बराबर ही आता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो कोस 45 है 45 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो आपका यू टी बाई √2, और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 100, कोई दिक्कत है आपके पास, तो यहाँ से यू टी की वैल्यू है वो आपके पास में कितनी आ जाएगी 100√2, ठीक है। एच मैक्सिमम है उसमें भी अपना साइन थीटा है उसकी वैल्यू 45 डिग्री रहेगी, क्योंकि उसी एंगल के साथ तो फेंका जा रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा यू टी बाई 2√2, यू टी की वैल्यू यहाँ से रखिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से अपना आ जाएगा 100 बाई यू टी की वैल्यू 100√2, ये हो जाएगा एच के बराबर। तो यहाँ से ओवरऑल जो करता है उसको काट दीजिएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर। बेसिक जो कंसेप्ट है जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सीखा है वो आपको याद रहना चाहिए कि आपका रेंज अपनों ने वहां किस तरह से डिफाइन किया था, अपनों ने एच मैक्सिमम वो किस तरह से डिफाइन किया था। आपको जो इसके फॉर्मूले है वो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस अगर बेसिक कंसेप्ट है वो पता है, ठीक है। तो जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको जरूर देखनी है, ठीक है। किसी को फिर भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट एक क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक 80 सेंटीमीटर लंबे धागे को एक सिरे से एक पत्थर बांधा जाता है और उसे किसी एक समान चाल से 36 वर्त में घुमाया जाता है, यानी कि उसको सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं अपने किसमें सर्कुलर मोशन, और इससे जो अपना धागा है या रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक वृत्ताकार पथ में फॉलो कर रहा है। इसके बाद में क्या दे रखा है, यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है, 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है, 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, एक सेकंड में चक्कर कितने लगाएगा, या फिर इसका रिवर्स भी कर सकते हैं अपने, इसका रिवर्स क्या करोगे आप, इसका रिवर्स इस तरह से कर सकते हो कि अगर 14 चक्कर लगाने में समय लग रहा है 25 सेकंड का, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा 25/14, इसे आप कैलकुलेट करना चाहो, ठीक है। तो पत्थर के त्वरण का परिमाण, ठीक है, और उसकी दिशा क्या होगी, पत्थर के त्वरण का परिमाण तथा उसकी दिशा क्या होगी, बड़ा ही आसान। देखिए इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है। तो देखिए हमने जो सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें दो तरह के एसिलेशन लगते हैं, एक तो उसका सेंटर की तरफ हमेशा एसिलेशन लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एसिलेशन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है v²/r के बराबर होती है। इसके अलावा एक इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक इस पर एसिलेशन लगता है जिसे हम AT से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमने वहां पे देखा था कि अगर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसके लिए अपना जो ट्रांजैक्शनल एसिलेशन है उसकी वैल्यू 0 होती है, अगर अपना नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन है तो इसकी वैल्यू नॉन इक्वल टू 0 है। हमें क्वेश्चन में यहाँ एक समान चाल दे रखा है, एक समान चाल से कर रहा है, तो ये यानी कि अपने से क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपना ट्रांजैक्शनल जो एसिलेशन है उसकी वैल्यू तो कितनी है 0 ही है। तो हमें सिर्फ क्या कंसिडर करना है, हमें सिर्फ इसका जो सेंट्रीपिटल एसिलेशन है उसे कंसीडर करना है, और सेंट्रीपिटल एसिलेशन है वो बराबर होता है अपना v²/r, और हम जानते हैं v = ω/r के बराबर होता है। v अपॉन यानी ट्रांजैक्शनल जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होते हैं, जो अपना एंगुलर वेलोसिटी और जो अपना जो रेडियस r है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी ω² के बराबर। यहाँ पर अपना जो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की। तो एक चक्कर लगाने के अंदर उसको कितना समय लग रहा है, एक चक्कर लगाने में समय लग रहा है ये, एक चक्कर में लग रहा है समय, ठीक। और एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है आपका 2π और बाई t, यही है ना, क्योंकि देखो 14 चक्कर लगाने में आपको 25 सेकंड लग रहा है, तो एक सेकंड चक्कर में कितना है 25/14 ही है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में कितनी आ जाएगा 2π, ये वैल्यू पुट कीजिएगा 25 और 14 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे 28/25 और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपके पास में अपना इसका एसिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एसिलेशन कितना आ जाएगा ω² है ना, तो यहाँ 28/25 इंटू 3.15, इसको 2 टाइम्स होगा ना, और r कितना अपना, r आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर। देखिए ये तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मीटर में, क्योंकि आप मीटर पर सेकंड के अंदर आएगा। देखिए या तो आप लिखे आ करिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, यहाँ पर या सेकंड में दे रखा है ना समय, तो या फिर इसको मीटर पर सेकंड में लेके आएगा। तो 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आपका 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 0.1
कितना आ जाएगा 8 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.8, 0.8। तो यहाँ से फाइनली अपने पास में इस रिलेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मैं भी करता हूँ आप भी कीजिए, कितना आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखिएगा, इसकी लगभग वैल्यू अपने आ जाएगी 9.8। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी, एसिलेशन की नॉर्मल अपनी यूनिट रहती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं अपना, जिसमें हमें दे रखा है कि कोई वायुयान है जो कि 900 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से उड़ रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर की त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। ठीक है भाई, इसके अभिकेंद्रित यानी कि सेंट्रीपिटल जो उसका एसिलेशन है और जो उसका ग्रेविटेशनल एसिलेशन है, उस दोनों में अपने को एक तुलना करना है, यानी रिलेशन है वो अपने को देना है। देखिए, हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल एसिलेशन है वो किसके बराबर आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, यहाँ पर अपने को देखिए यूनिट दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो सबसे पहले इन यूनिट्स को हम मीटर पर सेकंड की फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस आर है वो दे रखी है आपको 1 किलोमीटर, किलोमीटर दे रखी है, तो ये किसको है 1000 मीटर के बराबर आ जाएगी। इसी प्रकार से ये आपका दे रखी है वेलोसिटी है वो आपकी दे रखी है कि कितनी है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है वो कितनी दे रखी है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1000। कोई दिक्कत है इसमें। घंटा है, घंटे को सेकंड में चेंज करोगे तो देखो 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में आपका होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो यानी कि 1 घंटा वो 3600 सेकंड के बराबर हो गया। तो ये आप 3600 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका किस में आ जाएगा यूनिट मीटर पर सेकंड में, जो करता है उसको काट दीजिए। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 से फिर से डिवाइड होगा, यहाँ 18 आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है वो 900 इंटू 5/18। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ से एक बार और फिर काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पर 100 है ना, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा इसे कटने के बाद में। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है ये कितना आ जाएगा 215 मीटर पर सेकेंड। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपना सेंट्रीपिटल एसिलेशन किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल एसिलेशन है वो बराबर आता है v²/r के बराबर, और v² किसके बराबर है हेरा। वैल्यू पुट कीजिए जरा, कितना आ जाएगा 250 बाई रेडियस आर कितना है आपका, ये रहा 1000 मीटर, ये 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो कटता है उसको काट दीजिए, ये कट गया ये कट गया। ठीक है, यहाँ से 2 टाइम्स पर ये कटा, ये आ गया 5, ये कितना आ जाएगा 125/2। अब आपका ग्रेविटेशनल एसिलेशन ये किसके बराबर होगा, तुलना करनी है ना, तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन में ग्रेविटेशनल एसिलेशन में किसके बराबर हो जाएगा 125/2, ग्रेविटेशनल एसिलेशन कितना 9.8, डिवाइड कीजिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, अभी करते हैं लगभग ये वैल्यू कितनी, तो ये वैल्यू लगभग अपना आ जाएगा 6.37 या 38 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो ये जो अपना सेंट्रीपिटल एसिलेशन है वो कितना है ग्रेविटेशनल एसिलेशन का 6.38 टाइम्स हो है। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए अपने को, फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को कथन दे रखे हैं और अपने को कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है वो अपने को बताना है। पहला है कोई भी एक सर्कुलर मोशन है उसमें किसी कण का जो नेट एसिलेशन है हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होता है। ठीक है, सेकंड है किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदैव उस बिंदु पर कण के पथ पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। अच्छा जी, किसी कण का एक समान वृत्तीय गति में एक चक्कर में लिया गया औसत त्वरण सदैव शून्य सदिश होता है, औसत त्वरण सदैव शून्य सदिश होता है। ठीक है भाई, तीनों को दोस्तों सर्कुलर मोशन है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें 2 तरह के एसिलेशन लगते हैं, एक तो हमेशा उसके ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ लगेगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो जो सेंटर की तरफ हमेशा लगता है उसको सेंट्रीपिटल एसिलेशन बोलते हैं। और एक उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर उस पर एक एसिलेशन लगेगा जिसको हम ट्रांजैक्शनल एसिलेशन बोलते हैं। जो इनका रिजल्टेंट जो एसिलेशन होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट कथन है कि वृत्तीय गति में कण पर जो नेट जो एसिलेशन है वो वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश होता है, तो ये गलत है। त्रिज्या के अनुदिश कौन सी कंडीशन में होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है जब अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपना टेंजेंशियल एसिलेशन है उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, सेकंड कथन क्या है कि कोई भी बिंदु है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वेग है वो हमेशा उसके कण के पथ की जो स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, तो बिल्कुल सही है। अपना जो पॉइंट है जब कि पार्टिकल है जब किसी समय यहाँ पर मौजूद था तो उसकी जो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद होगा तब उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मौजूद होगा तब उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यानी हमेशा जो वेलोसिटी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये कथन है वो ट्रू है।
इसके बाद है किसी कण का एक समान वर्तीय गति में एक चक्कर में लिया गया औसत त्वरण सदैव शून्य होता है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो है 0, तो उसको तो हटा ही दीजिए। सिर्फ अपना क्या देखना है, अपने को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखना है। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मौजूद होगा तब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो ये कहाँ होगा, यहाँ होगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। तो जब अपने एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर एवरेज एक्सीलरेशन करेंगे तो उसमें एवरेज वैल्यू इसकी एवरेज एक्सीलरेशन देखेंगे। तो एक समय तो अपना जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन आप एक्स डायरेक्शन मान रहे हो, तो एक समय तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और एक समय है जब हमारा एक्सीलरेशन वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट यानी जो एवरेज एक्सीलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वो कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार जब हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में भी जब एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो इस कारण से जो एक समान वर्तीय गति होता है उसके अंदर जो त्वरण सदिश है, जो एवरेज जो एक्सीलरेशन है वो अपना 0 होता है। इसी कारण से नल वेक्टर या शून्य सदिश ये भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि हमेशा सेंटर की तरफ होता है, एक समय डायरेक्शन इसकी इधर होगी, एक समय डायरेक्शन इधर होगी। जब भी अपोजिट पोजीशन पर होगा तो इनकी डायरेक्शन है वो भी अपोजिट होगी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड अपनों ने जो वीडियो बना रखी है वो जरूर देखिएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट है वो आपके मन में रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमारा जो पोजीशन और टाइम के अंदर है एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, आर है वो एक तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट है वो शो कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है कि जो हमारा जो पार्टिकल है उसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वो कितना होगा, और किसी t = 2 सेकंड पर हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। जो हमारा सेकंड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर हमने डिटेल में काफी सारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर सोल्व किए। एक फिर भी मैं बता देता हूँ फिर इसको आपसे। देखिए आर वेक्टर है वो आपको क्या दे रखा है, ये रहा। ठीक है, वेलोसिटी वो किसके बराबर होगा, जब हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर, तो कीजिए क्या आती वैल्यू। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपना आ जाएगा 3i कैप माइनस, अब यहाँ टी स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 40j कैप प्लस, यहाँ पर टाइम का कुछ टी है क्या कंपोनेंट, नहीं है ना, तो ये वाला पोर्शन है वो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास में कितना आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे अपना तो अपने पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर कीजिए ना, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर भी टी का कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ इसकी करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 4j के। ठीक है, ये अपना वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है t = 2 सेकंड पर अपना वेग का परिमाण कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में t = 2 सेकंड पर वैल्यू पुट कीजिए। t = 2 सेकंड पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका वेलोसिटी है वो अपना बराबर आ जाएगा -8j के। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि t = 0 पर कोई हमारा पार्टिकल है उसने चलना शुरू किया और उसकी वेलोसिटी कितनी है 10j मीटर पर सेकंड, यानी कि इधर वाली साइड, ये वाली डायरेक्शन हम y डायरेक्शन मानते हैं और ये वाली डायरेक्शन हम x डायरेक्शन मानते हैं। तो उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में हमें दे रखी है, j कैप क्या दिखा रहा है y डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, उसी समय उस पर एक समान त्वरण यानी एक्सीलरेशन लग रहा है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है 8i + 2j, 8i + 2j यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन 8i + 2j। और इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी क्षण कण है उसके x निर्देशांक अगर 16 मीटर है, ठीक है, उसी समय उसका y निर्देशांक कितना होगा। यानी कि किसी समय जब हमारा कण है उसके x निर्देशांक, कण मान लीजिए कहीं भी मौजूद है, ठीक है, यहाँ मौजूद है, उसका अगर x निर्देशांक है वो 16 मीटर है, ठीक है, तो उसका y कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारा जो कोई भी पार्टिकल है उसके मोशन है वो 2 डायरेक्शन में है, एक तो उसका x डायरेक्शन में मोशन है और एक उसका y डायरेक्शन में मोशन है। x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी उसकी 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 10j के। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, x डायरेक्शन में इनिशियल एक्सीलरेशन उसका लग रहा है 8i के और y डायरेक्शन में इनिशियल एक्सीलरेशन कितना है ना 2j के। ठीक है, x डायरेक्शन में किसी समय t के अंदर, क्योंकि समय अंतराल आपको t दे रखा है ना किसी क्षण, ठीक है, यानी t समय के अंदर जो उसका पार्टिकल है उसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है वो दे रखा है s = 16, ये x डायरेक्शन में। तो हम क्या जानते हैं s = ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमें करता हूँ एक्स के लिए पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 इक्वल्स टू यू कितना है स्टार्टिंग, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 0, ये 0 ही तो है, तो 0 रखा, प्लस हाफ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 8 टी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल होता है उसको तो काटना ही है, यहाँ 4 हो गया। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपना 4। तो फाइनली टी इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब सेम इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, पर हमें क्या दे रखा है, टी की वैल्यू अपनों ने फाइंड कर ली। क्योंकि देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि किसी समय जब पार्टिकल ने हमारा चलना शुरू करता है, हमारा जो पार्टिकल चलना शुरू करता है, तो जितने समय के अंदर ये एक्स दिशा में विस्थापन ले रहा है, एक्स दिशा में जितने समय टी के अंदर विस्थापन ये 16 मीटर का ले रहा है, उतने समय के अंदर ये वाई दिशा में अपना डिस्प्लेसमेंट लेगा। टाइम तो एक ही रहेगा ना, किसी पार्टिकल के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन में टाइम पीरियड तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर मैं दूसरे के लिए रखता हूँ। अब इस इक्वेशन में वाई के लिए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है एस वाई से डिनोट करते हैं। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10, ओके। टाइम कितना है टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ओके, प्लस हाफ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ये 2 है, ठीक है। और टी की वैल्यू फिर से कितनी है 2 है, तो 2 की पावर 2 कितनी 4 आ गई, जो करता है उसको काट दीजिए। तो ओवरऑल अपने पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 कितना हो गया इंटू 2, ये हो गया 20, और यहाँ प्लस 4 ये आ गया 24। यानी कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहा है 24। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हों तो उस इक्वेशन को हम एक्स और वाई डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, और फिर एक्स डायरेक्शन में उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। एकदम ईजी मेथड है, ठीक है। पूछा गया है कि उस क्षण कण की चाल क्या होगी, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है उसने जब चलना शुरू किया तब उसका वाई डायरेक्शन में 10 जे उसके ऊपर वेलोसिटी थी। जब पार्टिकल हमारा यहाँ पहुंच जाता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो बड़ा ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो दिया गया एक्सेलरेशन वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन है वो बराबर अपना है 8i प्लस 2j के, ठीक है। और यहाँ से पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचने में समय कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 2 सेकेंड, अभी अपनों ने कैलकुलेट किया इसको, ठीक है। हम जानते हैं एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो जो डी वी वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर डी टी। बोथ साइड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए स्टार्टिंग में वेलोसिटी टी इक्वल्स टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, टी इक्वल्स टू 0 पर इसकी वेलोसिटी है वो अपनी है 10j, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो यही है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमें पता नहीं है, uf है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन कितना है टी इक्वल्स टू 0 से अपने जो फाइनल वेलोसिटी वो कितने पे कैलकुलेट करना है, वो टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे हमें कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपने पास में, अपने पास में क्या आता देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 8i प्लस 2j, वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर u फाइनल माइनस ये 10j आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, इक्वल्स टू, अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपना t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकंड तक जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है 8i प्लस 2j, इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट के अंदर, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 8ti प्लस 2tj, और यहाँ पर लिमिट कितने से कहाँ तक जारी है 0 से 2 तक। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपने आ जाए 16i के प्लस 4j के, और बराबर के इधर वाली साइड क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है जो फाइनल वेलोसिटी माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10j के। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी वो किसके बराबर आ जाएगा, 10j है, ये बराबर के इधर वाली साइड आएगा तो कितना आ जाएगा 16i प्लस 4, और ये 10 कितना आ जाएगा 14j। तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, देखिए खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा, मैं बस बता देता हूँ, अंडर ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ठीक, ये लगभग आपका आ जाएगा अंडर 452 के बराबर, जो कि 21.56 या 6 के अप्रोक्स है, वो लगभग रहेगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि i व j के क्रम से x y एक्सों के अनुदिश एकांक सदिश है। तो यानी कि जो x x के अनुदिश एकांक सदिश दे रखा है वो i कैप है, और y x के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो अपना j कैप है, ठीक है। और हमें दो वेक्टर दे रखा है i प्लस जे कैप और i माइनस जे कैप, उनके परिमाण तथा दिशा ज्ञात करनी अपने को। तो देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको दे रखा है a वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है i कैप प्लस जे कैप, और जो b वेक्टर है वो आपको दे रखा है i कैप माइनस जे कैप। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने अपने प्रीवियस क्लासों के अंदर देखा है कि कोई भी ए वेक्टर है जो किसके बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो उसका मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, वो मैग्नीट्यूड बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड कितना होगा,
इनकी मल्टीप्लाई में आप ये मान सकते हो ना 1 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हो, इसके मल्टीप्लाई में 1, इसके मल्टीप्लाई में 1, इसको प्लस मान के इसके मल्टीप्लाई में आप क्या मान सकते हो -1। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू √2। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, ये भी √2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस जो -1 का स्क्वायर करोगे तो भी √2 आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के निकल के आगे। दिशा क्या है, दिशा को मैं बता देता हूँ। देखिए अपनों ने जो यहाँ ए वेक्टर माना है xi + yj, वो अपने को क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अपने को रिप्रेजेंट करता है x और y कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। काफी सारे वेक्टर हमने देखे, जैसे आपको दे दिया जाए था, अगर यहाँ एग्जांपल के तौर पे मान लो -xi प्लस yj है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको कोऑर्डिनेट -x और y को करता है ना। अगर इसी के बजाय अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये -x और -y को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पर जो आपका वेक्टर दे रखा है 1 + j, जो सॉरी i + j दे रखा है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कितना है, जो i के साथ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और j के साथ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है जहां से ये वेक्टर अपना पास हो रहा है, वो कितना है 1 1 है, ये तो कंफर्म आपका। मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अपना है √2, ठीक है। परंतु ये एंगल कितना बना रही है, ये tan थीटा है, वो किसके बराबर होता है, तो हमने ये भी कैलकुलेट करना सीखा है। इस तरह से कैलकुलेट करना सीखा है। देखिए tan थीटा वो किसके बराबर होता है, अपना tan थीटा बराबर होता है ये अपना y/x के बराबर होता है, ये अपना y और ये अपना है x, तो ये अपना y/x के बराबर होता है, ठीक है। तो y डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट कितना है 1, x डायरेक्शन में कितना है 1, तो यहाँ से इस जो a वेक्टर के लिए आप देखोगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/1 यानी कि 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा अपना होता है 45 डिग्री। तो इसकी दिशा अपने पास में आ गई कि यहाँ थीटा कितना है 45 डिग्री हो गया, अपना 45 डिग्री हो गया ना, कोई डाउट है इसमें, है तो बताइएगा। सेकेंड जो वेक्टर है वो अपना है i - j, i - j क्या दिखाता है, ये आपके जो निर्देशांक है 1 और -1 को दिखाता है, और 1 और -1 कौन सी साइड होंगे, 1 और -1 होंगे आपके इस साइड, कौन सी साइड, देखिए इसमें x तो पॉजिटिव है और y है आपका नेगेटिव, y नेगेटिव है तो आपका ये दिखाएगा इस डायरेक्शन कोऑर्डिनेट। मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड √2 निकाला है, निकालने का मेथड अपनों ने यहाँ देखा था, ठीक है। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड, रख दीजिए वैल्यू, ये आ गया आपका √2 इस डायरेक्शन में। एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल देखिए कितना है tan थीटा इक्वल्स टू, अब इस डायरेक्शन के लिए tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा एक तो देखिए y कौन सा है ये वाला, और x कौन सा है ये वाला, यही तो है ना। तो y अब नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, कितना है -1/1, तो tan की पावर -1 कब आती है, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू -1 आ रही है, -1 आ रही है, तो यानी कि एंगल जो थीटा बन रहा है वो कौन सा है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर 45 डिग्री है, यानी कि एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री तो बनना है पर नेगेटिव साइड में, यानी कि थीटा जो बन रहा है -45 डिग्री है, सही है ना। तो अपनों ने यहाँ दो कंक्लूजन पे निकले कि अपना जो फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि अपना i + j है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है आपका √2, एंगल के यानी कौन सी दिशा में बन रहा है, थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, ठीक है। सेकंड जो आपका बी वेक्टर है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो i - j, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है सेम √2, और एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है x डायरेक्शन से बिलो, ठीक है ना, यानी नेगेटिव x डायरेक्शन वाली डायरेक्शन में बना रहा है, तो ये कितना है -45, ठीक है। दोस्तों इसी में हमसे पूछ रखा है कि जो अपना a वेक्टर 2i + 3j है, ये अपना जो a वेक्टर अपनों ने जो माना है और जो b वेक्टर अपनों ने जो माना है उसके साथ उसके घटक कितने दिशाओं में कितने घटक है, ठीक है। ग्राफिक विधि से इसको सोल्व करना है। तो देखिए अपना a वेक्टर है वो किसके बराबर है, ये बराबर है अपना 2i + 3j के बराबर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा √2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये बराबर किसके आ गया √13, ठीक है। ये कौन से कोऑर्डिनेट को दिखाएगा, ये दिखाएगा अपना 2 और 3 को, ठीक है। एंगल कितना बनेगा tan थीटा, ये बनेगा 3/2 के बराबर, क्योंकि ये एक तो y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बटे x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, क्योंकि ये इसके तो बराबर होता है a/x, यही होता है ना 3/2। कोई डाउट हो तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा वेक्टर अलजेब्रा वाली, ठीक है। तो ये अपना आ गया 1.5, ठीक है। किसके बराबर होता है ये अभी देख लेते हैं, पहले इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। अपना ये मान लेते हैं अपना ए वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, जो कि यहाँ पर किस बिंदु पे मिल रही है 2 और 3 पर। मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का, ये है अपना √30, और डायरेक्शन कितनी है यानी ये एंगल थीटा है वो कितना बना, तो यहाँ से जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपना
थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1.5, जिसकी वैल्यू लगभग 56.51 डिग्री के आसपास आती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा वेक्टर है ए वेक्टर 2i+3j, इसका i+j और i-j की दिशाओं के अनुदिश घटक निकालना है। तो घटक किस तरह से निकालते हैं? हमने वहां पे देखा है कि कोई भी एक आर वेक्टर मान लेते हैं, उस आर वेक्टर का जैसे एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट निकालना होता था, वो किस तरह से निकालते थे? सबसे पहले तो देखते थे कि हम उसका एक्स एक्स के साथ कितना कोण बन रहा है, एंगल अगर थीटा एंगल बन रहा है तो किस प्रकार से कंपोनेंट निकलता था? इसका आर वेक्टर का इस डायरेक्शन कंपोनेंट कितना निकाला था अपनों ने? आर कोस थीटा, आपको याद होगा। और वाई डायरेक्शन कंपोनेंट कितना निकाला था अपनों ने? आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आता है, फिर ये जितना उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल आता है, फिर साथ में क्या आता है, यहाँ पर जो एक्स डायरेक्शन के अंदर उसका यूनिट वेक्टर कितना है और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना वो आएगा। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है? आई कैप, और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है? जे कैप। कार से जब ए वेक्टर के लिए निकालेंगे तो ए वेक्टर के लिए क्या होगा? सबसे पहले हमारा जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आएगा √13, फिर अपना जो ए वेक्टर है वो दिए गए वेक्टर जिनके साथ जैसे ये अपना i+j है, i-j है, इनके साथ कितना एंगल का कोण बना रहा है? मान लेते हैं फाई कोण बना रहा है, कोस फाई आएगा। फिर इनकी डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो, तो यूनिट वेक्टर किस प्रकार से आएगा? तो देखिए हम जानते हैं कोई भी ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है? ए वेक्टर है वो किसके बराबर होता है? ए का मैग्नीट्यूड, कुछ और मान लेते हैं, स्मॉल ए है ना अपना, ये अपना स्मॉल ए है वो किसके बराबर था? i+j के बराबर। तो ये किसके बराबर है? ये है ए और ए के बराबर। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर ए कैप है वो किसके बराबर था? वो एक वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही था ना, ए कैप इसी के बराबर था। तो यहाँ से ए वेक्टर किसके बराबर है? i+j कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है? √2। तो यहाँ से अपने किस तरह से कैलकुलेट करते थे? ये अपना वैल्यू आ गया अपना √13 cos फाई, और ये अपना आ गया आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। ये अपना कंपोनेंट निकालने का जो मेथड रहता है वो है। तो इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले अपना ये पहला जो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है? हमने देखा था 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, अभी आप देख करके देख लीजिएगा वीडियो, 45 डिग्री का बना रहा है। और जो अपना ए वेक्टर है वो कितना बना रहा है? 56.51। ठीक है, ये इतने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब ए वेक्टर का हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में, जो ए वेक्टर है उसका हमें अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना, तो सबसे पहले हमारे पास ये एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कितना बना रहा है। तो एंगल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जो इस एंगल का और इसके बीच का डिफरेंस होगा वही तो होगा। तो 56.51 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो आपके पास डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11.51 डिग्री। तो ये आपका डिफरेंस तो आ गया 11.5 डिग्री। ठीक है, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है? ये आपका हो गया आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। अभी अपनों ने ऊपर निकालना देखा ना, ये वाला, ये रहा, है ना। देखो हर एक चीज समझा रहा हूँ, कोई समझ में ना आए तो वीडियो आप पॉज करके वापस बैक कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अब आपका ए वेक्टर का अगर इस डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा तो कितना आएगा? हमने कंपोनेंट निकालना सीखा है किस प्रकार से होगा, तो वो आएगा ए जो कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होगा, फिर कोस फाई और फिर उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के आई के प्लस जे के बाई √2। यहाँ कोस फाई कितना है? कोस फाई अपना निकाला 11.51 डिग्री, और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, ये अपना √13, ये रहा √13 है ना, वैल्यू ही तो पुट करनी है अब, और रहा क्या है? ये आ गया आपका √13 कोस फाई की वैल्यू रखिएगा कितनी आ गई? कोस 11.51 डिग्री, और ये अपना आ गया आई प्लस जे कैप बाई √2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको आई माइनस जे कैप है उसकी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालना हो तो उसके कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल कितना बन रहा है, यानी कि जो ए वेक्टर है उसका जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है उसके साथ एंगल कितना है। तो एंगल आपके पास में टोटल एंगल के बराबर होगा, कितना होगा? ये 56.51 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? यही होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट निकालने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है? सबसे पहले तो जो अपना ए वेक्टर यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कोस, और एंगल कितना है? 101.51 डिग्री। और अब इसका यानी कि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? कंपोनेंट किस तरह से निकालेंगे? आई वेक्टर माइनस जे कैप अपॉन √2। ये किस प्रकार से निकाला है मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। देखिए कोई भी ए वेक्टर है वो किसके बराबर होता है? उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का और ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर होगा? आपका ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड के बराबर। तो यहाँ से सेम चीज तो यही है, ये आपका ए वेक्टर है या फिर इसको बी वेक्टर मान रखा है, और ये इसका बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन है वो अगर फिर भी अगर आपके मन में रहता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई और वीडियो बनाकर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है
ये ये अपने को 5 संबंध दे रखे हैं, उसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एवरेज जो अपना वेलोसिटी है वो क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है जो अपना एवरेज वेलोसिटी वो बराबर होता है चेंज इन जो अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं हम, जो उसका जो फाइनल पोजीशन है उसमें से जब इनिशियल पोजीशन है उसको निकाल दीजिए तो वो अपने पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और टोटल टाइम है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्सेलेरेशन हम देखते हैं तो एवरेज एक्सेलेरेशन है वो किसके बराबर हो जाता है, जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी है और जो टाइम टेकन है वो उसके भी बराबर होता है। तो यहाँ से कौन सा रिलेशन वो शो करता है, तो अपना जो बी और अपना ई है ये दो आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें किसी स्केलर क्वांटिटी के लिए ट्रू है या फॉल्स है वो देखना है कि कोई भी प्रक्रिया है उसमें जो अपना स्केलर क्वांटिटी है वो कंजर्व रहती है। तो इसमें एक अपने अगर एनर्जी के लिए देखें, एनर्जी के लिए देखिए तो आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम कोलिजन का टॉपिक पढ़ेंगे। कोलिजन में हम क्या देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन देखते हैं, नॉन इलास्टिक कोलिजन देखते हैं। तो अपनी जो इलास्टिक कोलिजन है या नॉन इलास्टिक कोलिजन में देखते हैं तो नॉन इलास्टिक जो कोलिजन होती है उसके अंदर हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। क्यों कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि वहां पर आप साउंड की वेव साउंड की फॉर्म में या हीट की फॉर्म के अंदर जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है, तो एनर्जी तो चेंज हो ही रही है। तो यानी कि हमेशा किसी स्केलर क्वांटिटी के अंदर जो उसका कंजर्व होना है वो पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद है कि जो अपना अदिश राशि है वह कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो देखिए हमने पढ़ा है जो अपना टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कई अपने फॉर्मूले ड्राइव करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जिसमें हम देखेंगे जो हमारा टेम्परेचर है वो हम नेगेटिव साइन के साथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत ही है, फाल्स हो गया। नेक्स्ट है अपना कि विमाहीन होती है। तो आपने जैसे दूरी पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या वो विमाहीन है, नहीं। डिस्टेंस को हम मीटर में एक यूनिट लगा के लिख रहे हैं ना, तो अपना डिस्टेंस है वो भी एक विमा होती है उसकी, यानी कि एक डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये भी फाल्स हो गया। नेक्स्ट है किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती। बिल्कुल बदलती है भाई, क्यों नहीं बदलती। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे जो जो अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है यानी गुरुत्वीय विभव होता है, आपका गुरुत्वीय विभव है उसकी वैल्यू है वो उसके पोजीशन के साथ साथ चेंज होती है। यानी कि किसी एक पॉइंट पे यानी इन्फिनिटी पर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल अलग होता है, जो अपना सरफेस है सरफेस के नजदीक है वो पोटेंशियल अलग होता है। इसी प्रकार से हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी अपना एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इनफाइनाइट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी अलग वैल्यू होती है और जो अर्थ का यानी कि जो चार्ज सरफेस होता है अपना कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अलग वैल्यू होती है और चार्ज सरफेस के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो अलग होता है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षरों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों न हो। सही है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ है वो चेंज नहीं होती। जो अपना एक्सिस है उनका ओरिएंटेशन किसी भी प्रकार से हो पर अपना जो स्केलर क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती। सही है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, थोड़ा ट्रिकी है और कुछ नहीं। वायुयान है जो पृथ्वी की सतह से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये आपका कोई भी एक एरोप्लेन है जो कि पृथ्वी की सतह से कितना 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर वायुयान 10 सेकंड की दूरी की स्थितियां 30 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि किसी समय अगर हमारा वायुयान यहाँ है और 10 सेकंड बाद में हमारा वायुयान है वो उड़कर यहाँ आ जाता है, 10 सेकंड बाद में ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री का एंगल है। और ये वाली जो दूरी है उसको तय करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड का लग रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, जो हमारा वायुयान है उसकी चाल कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास हाइट दे रखी है कि वायुयान किस हाइट के ऊपर उड़ रहा है। तो यानी कि आपको ये वाली जो दूरी है वो दे रखी है 3400 मीटर। या आप पाइथागोरस यूज करके ये वाली वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो। मान लेते हैं ये है अपना x और ये वाला एंगल कितना बनेगा, अगर टोटल एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री है वो किसके बराबर आ जाएगा, x अपॉन, कोई डाउट है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3400, 10 15 डिग्री। और 10 15 डिग्री की वैल्यू कितना, डिग्री की वैल्यू है वो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला मेथड है 10 थीटा है वो किसके बराबर लिख सकते हो आप
जो 10 15 डिग्री है वो किसके बराबर लिख सकते हो, वो लिख सकते हो 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब 10a-b का फॉर्मूला है वो खोल के उसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये 0.236 के अप्रोक्स कुछ रहता है। ठीक है, 3400 ये अपना आ गया 0.26। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू आपके पास में आ गई तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू आपके पास में यानी कि 2x, यानी टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आ जाएगी आपके पास में। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी वो किसके बराबर होगा, जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है ये देखिए मीटर में दे रखा है ना, तो 2 इंटू 3400 इंटू 0.26। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। 10 सेकंड वैल्यू पुट कीजिए, फाइनल लगभग लगभग ये आपका आ जाएगा 180 182 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में ये जितने इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो अपनों ने सोल्व कर लिए हैं। फिर भी अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी और वीडियो में उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम जितना भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं उसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो काफ़ी समय भी इसमें लग रहा है। तो आप में से अगर किसी भी बच्चे को अगर हमारा जो बनाए गए वीडियो है वो अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी समय लगता है बनाने के लिए, और आपके जो हर एक लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए।